एपिसोड 551। तो तुमने तय कर लिया है कि तुम किसी की नहीं सुनोगे? जुन ने भौं सिकोड़ते हुए पूछा। हाँ, मैं ये सब सुन रहा था और वही करने की कोशिश कर रहा था जो मुझे समझदारी भरा लगा। चलो आज मैं वही करता हूँ जो मुझे बेवकूफ़ी भरा लगता है। देखते हैं मेरा दिल सही है या दिमाग। दक्ष ने आलस से जवाब दिया। जैसे ही उसने अंधकार के नियम का प्रयोग करना शुरू किया उसकी आंखें काली हो गई। उसने छाया परिवर्तन का प्रयोग करके पूरी तरह अदृश्य हो गया। छाया परिवर्तन का उपयोग करने के बाद वह स्टैंड से उड़कर अखाड़े की ओर चला गया। हालांकि जहां लड़ाई हो रही थी वहां उड़ने के बजाय वह दूसरी तरफ उड़ गया। दक्ष उस स्टैंड की ओर उड़ गया जहां दूसरे एस्टेरिया साम्राज्य का दल बैठा हुआ था। छाया परिवर्तन अंधकार के सर्वोच्च कानून की एक क्षमता थी जो सबसे श्रेष्ठ कानूनों में से एक थी। इसके अलावा ये कुछ ऐसा था जो उसे पूरी तरह से अदृश्य बना देता था। अब जब वह एक प्रारंभिक स्वर्ग क्षेत्र साधक था तो यह और भी अधिक प्रभावी था। इसका उपयोग करने के बाद कोई भी व्यक्ति उसे खोजने में सक्षम नहीं था। दक्ष को एस्टेरिया के सम्राट के पास पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा जिसे वह निशाना बनाना चाहता था। वह सम्राट मैंक से 10 मीटर पीछे उतरा और धीरे धीरे उसके करीब पहुंचा। उसके चेहरे पर एक अंधकार छाया थी जो उसकी गहरी काली आंखों के साथ मिश्रित थी। वह एक सच्चे राक्षस जैसा लग रहा था। उसने अपना हाथ दाईं ओर हिलाया। उसके हाथ में एक काली तलवार अचानक से प्रकट हुई। तलवार जंग लगी हुई लग रही थी लेकिन साथ ही नई भी लग रही थी जो उसे खूबसूरत बना रही थी। जैसे ही समय की तलवार दक्ष के हाथ में आई दक्ष के चारों ओर का काला आभामंडल कई गुना बढ़ गया। हम अंधकार की इस अत्यधिक मात्रा के कारण छाया परिवर्तन के लिए भी दक्ष की अत्यधिक आभा को छिपाना मुश्किल हो गया जिसे सम्राट में ने नोटिस किया और वह भौं सड़ते हुए जल्दी से पीछे मुड़ते हुए खड़ा हो गया। बिना कुछ सोचे समझे सम्राट में ने अपनी तलवार निकाल ली। वह किसी को नहीं देख पा रहा था लेकिन भयावह आभा से साफ पता चल रहा था कि कोई उसे निशाना बनाने के इरादे से आसपास ही मौजूद है। आभा ने सम्राट मेन को दक्ष का स्थान भी बता दिया जो अब तक इस आदमी को नहीं देख सका था। मर जाओ, सम्राट ने दहाड़े हुए अपनी तलवार उस दिशा में घुमाई जहां से उसे आभा आती हुई महसूस हुई। दुर्भाग्य से जैसे ही हमला उस स्थान पर पहुंचा आभा अचानक गायब हो गई। इसके बजाय आभा अब सम्राट मेन के पीछे थी। दक्ष ने सम्राट मेन के ठीक पीछे टेलीप करने के लिए अपनी टेलीपेशन क्षमता का इस्तेमाल किया था जो हमला करने में अधिक व्यस्त था। इसके साथ वह सम्राट के करीब पहुंचने में सक्षम था। चौंक कर सम्राट मेंग ने पीछे मुड़ने की कोशिश की लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक काली जंग लगी तलवार की तीखी धार उसके छेद के पास रखी हुई थी। सम्राट में मैंने सुना है कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। चिंता मत करो, मैं खुद आपके पास आया हूँ। और एक और बात, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पीछे ना मुड़े क्योंकि मेरा हाथ आपके दिमाग से तेज है। इससे पहले कि आप अपने उस छोटे से दिमाग से कुछ चतुराई करने की कोशिश करें आप अपना सिर अपने शरीर से दूर जमीन पर पड़ा हुआ पाएंगे। दक्ष ने सम्राट मेन को बंधक बनाते हुए कहा। हाँ संत हत्यारा वारिस। जैसे ही दक्ष ने अपने अंतरिक्ष के नियम का प्रयोग किया छाया परिवर्तन रुक गया और वह दृश्यमान हो गया। मेन की आंख दक्ष को देखकर चौंक गया। वह डर कर पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मैं होलिंग भी हैरान रह गया। जिस आदमी ने उसे बेवकूफ बनाया था राजकुमार होने का नाटक करके वह उनका सबसे बड़ा दुश्मन था जिसे वे ढूंढ रहे थे। उसे अभी भी याद है कि जब उसे दक्ष के बारे में सच्चाई बताई गई थी तो वह कितना अभिभूत हो गया था। वह अपने दुश्मन को अपने घर लाने के लिए भी शर्मिंदा था। वह इसे भूलने और आगे बढ़ने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन दक्ष वापस आ गया था। न केवल वह वापस आ गया था बल्कि उसने अपने पिता को भी बंधक बना लिया था। आखिर इस आदमी में कितनी हिम्मत थी। दूसरे और तीसरे राजकुमार ने पाया कि वे बहुत परेशान थे। केवल एक व्यक्ति जिसने प्रतिक्रिया व्यक्त की वह था क्राउन प्रिंस जो अधिक उम्र का और अधिक परिपक्व था। क्राउन प्रिंस ने अपनी तलवार निकाली और उसे दक्ष पर तान दिया। मेरे पिता को तुरंत छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हारे पिता को क्यों मुक्त करूं? चे क्या तुम मूर्ख हो? अगर मेरा इरादा उन्हें मुक्त करना था तो मैं उनकी गर्दन पर तलवार क्यों रखूंगा? क्राउन प्रिंस बहुत होशियार नहीं है ना? दक्ष ने मजाक में पूछा। तुम कमीने, क्या तुम मरना चाहते हो? युवराज ने लाल चेहरे के साथ डरते हुए कहा। मुझे अपनी मृत्यु की इच्छा के बारे में नहीं पता लेकिन तुम निश्चित रूप से अपने पिता के लिए मृत्यु की इच्छा रखती हो। तुम उस आदमी का अपमान कर रही हो जो तुम्हारे पिता को एक पल में मार सकता है। जैसा कि मैंने कहा तुम बहुत होशियार नहीं हो। जो भी हो चाहे तुम कितने भी मूर्ख हो तुम दूसरे राजकुमार से ज्यादा मूर्ख नहीं हो सकते। दक्ष सम्राट के पीछे खड़ा था इसलिए वह दिखाई नहीं दिया लेकिन अपने बेटे की बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसे बंधक बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि सेंट किल वारिस था जिसे वह किसी भी कीमत पर मारना चाहता था। वह आदमी न केवल भागकर छिप गया बल्कि उस पर हमला करने के लिए यहाँ तक आ गया। नहीं, वह मुझे मारने के लिए यहाँ नहीं आया है। अगर वह मुझे मारना चाहता तो मैं पहले ही मर चुका होता। वह क्या चाहता है? उसे मुझसे जरूर कुछ चाहिए। सम्राट मेन ने भौं सिकोड़ना। अन्य सम्राटों और राजमुकुट ने भी सम्राट मेन पर ध्यान दिया। ये देखना चौंकाने वाला था कि एक व्यक्ति ने एक सम्राट को बंधक बना रखा था। सबसे ज्यादा हैरान तो कियान यूही थी। वह दक्ष को जानती थी। वह समझ
समझ नहीं पा रही थी कि वह इतना मूर्ख क्यों था कि उसने सम्राट मेन पर हमला कर दिया। सम्राट डू और जीशान के बीच लड़ाई भी रुक गई क्योंकि उन दोनों ने दक्ष और सम्राट मेन को देखा यहाँ कुछ महत्वपूर्ण हो रहा था। तुम कौन हो? तुमने इस तरह से विश्व के परीक्षणों में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कैसे की? जनरल वुकी ने तीखे स्वर में दक्ष से पूछा कि वह किसी चींटी से बात कर रहा हो। चुप रहो, अपना काम करो और मेरे काम में दखल मत दो वरना तुम अगली हो जाओगी। दक्ष ने बिना किसी चिंता के जवाब दिया। अब उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। उसने पहले ही मिंग्यू के पिता के रूप में एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ को नाराज कर दिया था और अब वह एक और संत क्षेत्र सम्राट को नाराज कर रहा था। चूंकि उन्होंने पहले ही इतना कुछ कर लिया है तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि उन्होंने कुछ छोटे पात्रों को नाराज किया है? अरे नीच प्राणी, तूने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की? अगर तुझे लगता है कि तू मुझे मार सकता है तो यहाँ आ। जनरल वकी ने कहा। वह शर्म और शर्मिंदगी में डूबा हुआ था क्योंकि उससे बात की जा रही थी। अल्पविराम में एक बड़ी मछली को छोड़कर एक छोटी मछली के पास क्यों आऊंगा? दक्ष ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। और तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे तुम कोई देवता हो? तुम एक बच्चे को खाने वाले कमीने के अलावा कुछ नहीं हो। यहाँ आने के बाद मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। हर कोई इसके बारे में पहले से ही जानता है। वे तुमसे डर सकते हैं लेकिन मैं नहीं। जनरल वोकी का चेहरा पीला पड़ गया जब उसे बुलाया गया। ये घटना 20 दुनिया में देखी जा रही थी, अब ये और भी बदतर हो गया था। तो ये सही था, उसने बच्चों को आया। कितना दुष्ट! यहाँ दूसरी दुनिया से आया सिर्फ एक सम्राट था लेकिन उसे भी घृणा हो रही थी और जो सम्राट यहाँ नहीं थे ये लगभग तय था कि वे भी ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे। इस सार्वजनिक आरोप से जनरल वकी की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा और उनकी प्रतिक्रिया ने लगभग सभी को आश्वस्त कर दिया। इसके अलावा ट्रिसिन के सम्राट ने भी अपनी कुछ प्रतिष्ठा खो दी क्योंकि यह बात उच्च स्तर पर प्रकाश में आई। इसका मतलब था कि वह इसके बारे में जानते थे लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं किया। जो और भी बुरा था, कितना छोटा बदमाश, तुमने मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत की? तुम कौन होते हो मुझसे बुरा व्यवहार करने वाले? जनरल वुकी ने गुस्से में कहा। मैं कौन हूँ? दक्ष ने पूछा और वह मुस्कुराया। मैं तुम्हारा पिता हूँ और कुछ मुझे कहना ही होगा। हालांकि मुझे तुम्हें अपना बेटा मानने में शर्म आती है। काश मैं समय रहते बाहर निकल जाता। उसने पहले भी सांप सम्राट को यह वाक्य अपमान के तौर पर इस्तेमाल करते सुना था। उसे यह वाक्य यहाँ भी उचित लगा इसलिए उसने इसका इस्तेमाल किया। उनकी एक पंक्ति से भीड़ में हंसी की लहर दौड़ गई जो सभी जनरल वकी पर हंस रहे थे। जनरल वकी की नकारात्मक प्रतिष्ठा के कारण टिशियन के लगभग सभी नागरिक उससे नफरत करते थे। अब जब उसे बुलाया जा रहा था और उसका मजाक उड़ाया जा रहा था तो लोग इसका आनंद ले रहे थे। इसके अलावा ये भीड़ को दक्ष के प्रति सद्भावना का एहसास भी करा रहा था जो अन्याय का विरोध कर रहा था। छोटे बच्चे, अपमान ठीक है लेकिन क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुमने सम्राट में इनको बंधक क्यों बनाया? तुम क्या चाहते हो? सम्राट डू ने माहौल को शांत करने के लिए कहा। उन्होंने पूछा, हम यहाँ एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट खेल रहे हैं, हम इसमें वापस आना चाहे तो मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं। आपकी मांगे क्या है? मेरी मांगे सरल है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप सभी मुझे आसानी से वह दे सकते हैं जो मैं चाहता हूँ क्योंकि मुझे केवल 3 छोटी चीजें चाहिए। दक्ष ने शांति से उत्तर दिया, यदि वे उतने ही सरल है जितना कि आप कह रहे हैं और किसी भी तरह की जान की हानि की आवश्यकता नहीं है तो हम आपको वह देंगे जो आप चाहते हैं। मुझे अपनी 3 मांगे बताएं, डू ने कहा और आगे बढ़कर दक्ष और सम्राट मेन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाए। पहली चीज जो मुझे चाहिए वह है मेन कियान ने जो हार पहना है, मुझे वह बहुत सुंदर लग रहा है, हालांकि यह मुझ पर ज्यादा सूट करेगा। दक्ष ने जवाब दिया और आसान मांगे शुरू की। राजकुमार मेन, क्या सब ठीक है? कृपया अपने पिता की सुरक्षा के लिए अपना हार सौंप दे। सम्राट डू ने मेन कियान से कहा। ये लेकिन यह है, मेन कियान ने जवाब दिया। हम इस आदमी की बात क्यों सुन रहे हैं? कियान, पिताजी की जान खतरे में है और तुम्हें अपने हार की ज्यादा चिंता है। यह एक साधारण हार है, मुझे भी ये पता है, बस उन्हें हार दे दो। क्राउन प्रिंस ने मेन कियान को डांटा कि उसे हार सौंपने के बारे में सोचना भी पड़ा, लेकिन दूसरे भाई हार दे दो। अगर तुम्हारे हार देने से इनकार करने की वजह से पिताजी को कुछ हो गया तो क्या तुम खुद को माफ कर पाओगे? बस उन्हें हार दे दो। तीसरे राजकुमार मेन होलिंग ने भी कहा। अच्छा। निराश होकर मेन कियान ने सहमति जता दी और हार उतार दिया। ये लो, इसे ले लो, उसने कहा और हार को दक्ष की ओर फेंक दिया जिसने उसे पकड़ लिया। अपने खाली हाथ से हार को पकड़ते हुए दक्ष ने उसे तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया। ये बेहतर है, अब मेरे पास सेंट किंग के मकबरे की दोनों चाबियां हैं। मैं आखिरकार देख सकता हूँ कि वह क्या है जो उसने अपनी कब्र के अंदर छोड़ा था। इतनी मेहनत की क्या जरूरत थी? दक्ष ने सोचा। उसे जो चाहिए था वह मिल जाने से वह खुश था। वह अंत की मुख्य मांग के लिए बचत कर रहा था ताकि जब वह मुक्त हो तो जीशान को लेकर आसानी से निकल सके। ठीक है, हमने आपकी पहली मांग पूरी कर दी, आपकी दूसरी मांग क्या है? सम्राट डू ने पूछा। मेरी दूसरी मांग है कि मुझे जनरल वोकी का एम्पलीफायर स्टोन चाहिए। वह एक दुष्ट साधक है जो अपनी साधना के लिए बच्चों का इस्तेमाल करता है। उसके पास एम्पलीफायर स्टोन जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, दक्ष ने कहा और एक अतिरिक्त बहाना बनाते हुए ये दिखाने की कोशिश की कि वह केवल लालची नहीं था बल्कि दुनिया के लिए एक अच्छा काम करना चाहता था। ठीक है जनरल वोकी, कृपया उसे अपना एम्पलीफायर स्टोन दे दीजिए। सम्राट डू ने जनरल वोकी से कहा था जो आकाश में उड़ रहा था। क्या नहीं, मैं इसे किसी को नहीं देना चाहता। यह मेरा सबसे बड़ा खजाना है जो मेरे जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। केवल मुझे याद है कि इसे खोजने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। मैं किसी दूसरी दुनिया के व्यक्ति की जान बचाने के लिए इसे क्यों दे दूंगा? जनरल वकी ने कहा और उसने
यह वस्तु सौंपने से इनकार कर दिया। जनरल वकी लालची मत बनो, मेरी बात सुनो और पत्थर दे दो। सम्राट डू ने बोहे सिकड़ी अभी भी अनुपालन नहीं कर रहा है। उसने अपना ध्यान ट्रिसिन के सम्राट पर केंद्रित कर दिया। अपने जनरल से कहो कि वह पत्थर सौंप दे। सम्राट मेन चाहे कितना भी बुरा या अच्छा क्यों ना हो, वह फिर भी इस दुनिया का मेहमान है। अपने मेहमान को अपने साम्राज्य में मरने मत दो, खासकर जब वह मेहमान दुनिया का नेता हो। उसे समझदार दिमाग से सोचने को कहो। जनरल डू ने ट्रिसिन के सम्राट से कहा, जो खुद को विचारों में खोया हुआ पा रहा था। ये सच था कि अगर सम्राट में की हत्या हो जाती तो उनकी दुनिया की प्रतिष्ठा और भी कम हो जाती। लोग कहते कि वे अपने मेहमानों को भी नहीं बचा सकते। इससे भी बुरी बात यह थी कि कुछ दुनियाएं उन पर अपने दुश्मन सम्राट को मारने के लिए दक्ष के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाती थी, इसलिए उन्होंने मदद नहीं की। यह उनके लिए अच्छा नहीं था जो बाहर विस्तार करना चाह रहे थे। जनरल वुकी, उसे पत्थर दे दो। ट्रिसिन के सम्राट ने अंततः गहरी सांस लेकर कहा। लेकिन महाराज, जनरल वुकी ये देखकर हैरान रह गया कि उसका सम्राट भी उसका साथ नहीं दे रहा था। मैं तुमसे कह रहा हूँ, उसे पत्थर दे दो, मैं बदले में तुम्हें अन्य पुरस्कार देने की पूरी कोशिश करूंगा। कौन जानता है, शायद तुम्हें उस जैसा कोई दूसरा पत्थर भी मिल जाए। किसी भी हालत में अभी के लिए पत्थर सौंप दो, ट्रिसिन के सम्राट ने जोर दिया। जनरल वकी अभी भी अपना खजाना पत्थर नहीं देना चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था अगर वह मना करता तो उसे राजगद्दी का गद्दार माना जाता और उसे मार दिया जाता। किसी भी हालत में वह अपना पत्थर खो देगा। सिर्फ पत्थर खोना पत्थर को अपनी जान से खोने से बेहतर था। मैं आपकी बात सुनूंगा महाराज, जनरल वकी ने अंततः अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने अपना हाथ हल्के से हिलाया और एम्पलीफायर स्टोन निकाला, जिसे उसने दक्ष की ओर फेंक दिया। उसके चेहरे पर एक घृणा भरी नजर छा गई। वह दक्ष को मारना चाहता था। वह दक्ष की गर्दन मरोड़ के लिए बेताब था, क्योंकि उसने जो किया था उसके लिए वह उसे मौत के घाट उतार देगा। दक्ष ने जनरल वुकी को दिन के उजाले में लूटा था। ठीक है, हमने आपकी दूसरी मांग भी पूरी कर दी है। हमें अपनी आखिरी और अंतिम मांग बताओ। सम्राट डू ने संतुष्टि में सिर हिलाते हुए पूछा। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। आखिरी मांग पूरी होने के बाद सब कुछ खत्म होने वाला था। मेरी आखिरी मांग मेरी सबसे महत्वपूर्ण मांग है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे दोस्त को मुझे वापस लौटा दे। दक्ष ने कहा। दोस्त? कौन दोस्त? तुम्हारे दोस्त को कौन ले गया? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दोस्त को वापस लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। सम्राट डू ने अपना सिर हिलाया। मेरा दोस्त तुम्हारे ठीक बगल में खड़ा है, वह आदमी। जी शान, दक्ष ने घोषणा की। वह डार्क स्पिरिट इस आदमी का दोस्त है। तुम मूर्ख हो, वह अपने दोस्त को वापस क्यों मांग रहा है? बेशक उसका मतलब उस व्यक्ति से है जिस पर डार्क स्पिरिट का कब्जा है। दक्ष की आखिरी मांग सुनकर लोगों को यह समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई कि वह किस बात का जिक्र कर रहा था। ये सही है, जब मैं इन मूर्खों की दुनिया में थी तब वह मेरा दोस्त था। मैंने उसे उसकी प्रेमिका के साथ छोड़ दिया। मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि यह मूर्ख सम्राट मेरी विरासत के कारण मुझे मारने के लिए मेरा पीछा कर रहा था। अब मुझे पता चला है कि उन्होंने मेरे दोस्त को पकड़ लिया है और अपने पूर्वज की अंधेरी आत्मा को उस पर हावी होने दिया है। दक्ष ने समझाया। मुझे अपना दोस्त वापस चाहिए। मैं चाहता हूं कि डार्क स्पिरिट अपना शरीर छोड़ दे ताकि मैं अपने दोस्त के साथ जा सकूं। तुम बाद में इस टूर्नामेंट के साथ जो चाहो कर सकते हो, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, बस मुझे उसे ले जाने दो। उसने कहा। ये पहली दो मांगों ने सम्राट डू को चौंकाया नहीं, लेकिन तीसरी मांग जटिल लग रही थी। एक अंधेरी आत्मा को शरीर छोड़ने का आदेश देना। क्या वह उसकी बात सुनने वाली भी थी? वह पहले से ही मर चुकी थी, उसे डरने की क्या जरूरत थी? इसके अलावा एक और समस्या थी, डार्क स्पिरिट फाइनल में भाग लेने वाला था। अगर वह उसे बाहर निकलने के लिए कहता तो इसे उनकी चाल माना जाता। लोग सोचते कि दक्ष को उन्होंने जीतने में मदद करने के लिए लगाया है। भले ही हर कोई ऐसा ना कहे, लेकिन लोगों का एक बड़ा समूह निश्चित रूप से उन पर आरोप लगाएगा। वे कहेंगे कि सम्राट जानता था कि वह 1 घंटे से कम समय में डार्क स्पिरिट को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने डार्क स्पिरिट को बाहर निकालने के लिए एक चाल का इस्तेमाल किया। यह मुश्किल लगता है, वह इस टूर्नामेंट का हिस्सा है। क्या आप इसके खत्म होने तक इंतजार कर सकते हैं? उसे बाहर करना अब अनुचित होगा, सम्राट डू ने कहा। कब तक इंतजार करोगे? जब तक तुम जीतने के लिए मेरे दोस्त के शरीर को नष्ट नहीं कर दोगे। उस समय मैं उसका क्या करूंगा? दक्ष ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। आप टूर्नामेंट तभी जीत सकते हैं जब आप उसे आत्मसमर्पण करवा ले या 5 मिनट से कम समय में उसे मार दे। उसे आत्मसमर्पण करवाना असंभव है क्योंकि वह एक डार्क स्पिरिट है जो पहले ही मर चुकी है। जहां तक उसे मारने की बात है तो इसका मतलब होगा शरीर को नष्ट करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे दोस्त का शरीर हमेशा के लिए चला जाएगा। मैं उसके साथ क्या करूंगा? यह मूल रूप से एक निर्दोष की हत्या है जिसकी मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। उन्होंने आगे कहा। मैं समझता हूं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन सम्राट को समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। आखिरकार उसने कुछ ऐसा सोचा जो इसका समाधान हो सकता था। ठीक है सम्राट, में क्या आप डार्क स्पिरिट को जीशान के शरीर से बाहर आने के लिए कह सकते हैं? यह एक अलग शरीर धारण कर सकता है और हम
जारी रख सकते हैं, इस तरह आप भी बच जाएंगे और लड़ाई जारी रखी जा सकेगी। सम्राट ड्रू ने समझाया, हम बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ। डार्क स्पिरिट शरीर से बाहर होने पर किसी भी ताकत का उपयोग नहीं कर सकता है और यह सबसे कमजोर भी है। अगर यह बाहर आ जाता है तो आप आसानी से मेरे पूर्वज की डार्क स्पिरिट को नष्ट कर सकते हैं। सम्राट मेन ने सुझाव का खंडन करते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूंगा और अगर मैं डार्क स्पिरिट को नष्ट करना चाहता हूँ तो मैं पहले शरीर को नष्ट करके आसानी से ऐसा कर सकता हूँ। अगर यह आदमी हस्तक्षेप नहीं करता तो मैं पहले ही डार्क स्पिरिट को मार चुका होता, इसलिए मुझे षड्यंत्रकारी तरीकों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी प्रतिष्ठा मेरे लिए अधिक प्रिय है, मैं इसे इतनी छोटी सी वजह से बर्बाद नहीं करूंगा। मैं यहाँ केवल तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सम्राट ड्रू को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। जब वह केवल मदद करने की कोशिश कर रहा था तो उस पर पहले से ही आरोप लगाए जा रहे थे। रामे, आपको एक बात याद रखनी चाहिए, आप पहले से ही मेरे दुश्मन हैं। आपने मुझे कई बार मारने की कोशिश की, आपने मेरी विरासत के कारण ही मेरे पीछे एक पूरा महाद्वीप बना दिया। इतना ही नहीं, आपने मेरे दोस्त को भी ले लिया। मैं आपका सिर न काटकर पहले से ही दयालु हूँ। इस अवसर का उपयोग करें, मेरी बात सुने और अपनी जान बचाएं। मुझे आपको मारने का एक और कारण न दे, क्योंकि एक और कारण ही मुझे चाहिए। दक्ष ने सम्राट मेन को चेतावनी दी जो उसे हल्के में ले रहा था। दक्ष की धमकी के बावजूद सम्राट मेन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका स्वभाव शांत था और वह दक्ष से बहस करने में संकोच नहीं करता था। तुम कमीने, क्या तुम में मुझे मारने की हिम्मत है? तुम संत क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच हो, यह मत सोचो कि अपनी साजिश के कारण मुझे बंधक बनाकर तुम कोई बड़े आदमी बन गए हो। अगर तुमने मुझसे सामने से लड़ाई की होती तो तुम्हारी लाश पहले ही गिद्धों द्वारा खा ली गई होती। सम्राट मेन ने कहा, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम अपनी जिंदगी को अलविदा कह सकते हो। तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि तुम में मुझे मारने की हिम्मत नहीं है, इसलिए एक अच्छा लड़का बनो और उस तलवार को उठाओ। सम्राट ने दक्ष से बात करना जारी रखा, हालांकि बीच में ही वह रुक गए। वह पूरी दुनिया को उलट पुलट होते देख सकता था। नहीं, दुनिया नहीं घूम रही थी बल्कि उसका सिर नीचे लुढ़क रहा था, क्योंकि तलवार की हल्की सी हरकत से वह पहले ही उसके शरीर से अलग हो चुका था। दक्ष ने फिर से टेलीप किया था, जबकि हर कोई हैरान था। दक्ष ने वास्तव में सम्राट मेन को मार डाला था। क्या उसने उसे बंधक नहीं बनाया था? क्या वह बदले में कुछ नहीं चाहता था? लेकिन फिर भी उसने सम्राट को मार डाला। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, आम दर्शक ही नहीं बल्कि सम्राट भी हैरान थे। जीशान के चेहरे पर भी उदासी थी। यह घटना कुछ ऐसी थी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लग रहा था कि दक्ष सच बोल रहा था। जिसने आपकी गर्दन पर तलवार रखी हो उसे परेशान करना कभी भी अच्छा विचार नहीं था। सम्राट को मारने के बाद दक्ष ने वहां इंतजार नहीं किया, इसके बजाय वह तुरंत टेलीप हो गया, जबकि बाकी सभी अभी भी सदमे में थे। इस बार वह सम्राट मेन के सबसे बड़े बेटे युवराज के पीछे टेलीप हो गया था। युवराज अभी भी अचंभित था, तभी दक्ष उसके पीछे प्रकट हुआ और उसने सम्राट में के खून से सनी काली तलवार युवराज की गर्दन पर रख दी। तुम्हारे पिता वाकई बहुत ज्यादा बोलते हैं, देखो मैंने उन्हें शांति पाने में मदद की है, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? दक्ष ने शैतानी ढंग से मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या तुम भी उसके जैसे बनना चाहते हो और मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? चिंता मत करो, मैं 2 और लोगों को मार सकता हूँ इससे पहले कि तुम्हारी पूरी वंशावली को खत्म करने का समय आ जाए, उसने हंसते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा, जहां तक आपके पिता को मारने से डरने की बात है, अगर मैं सचमुच डरता तो उन्हें बंधक बनाने की कोशिश भी नहीं करता, इसलिए उनका तर्क थोड़ा ज्यादा ही भोला था। तुमने मेरे पिता को मार डाला। युवराज ने अपने पिता के सिर विहीन शरीर को देखते हुए कहा, अरे इसके लिए मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मैंने उससे कहा था कि मुझे उसे मारने का कोई कारण न बताए, उसने मेरी बात नहीं सुनी। शायद वह मरना चाहता था, मैंने बस उसकी मदद की थी। अगर तुम भी यही चाहती हो तो मैं तुम्हारी भी मदद कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारे लिए किसी कारण की भी जरूरत नहीं है, आधा कारण ही काफी होगा, दक्ष ने जवाब दिया। तलवार की ठंडी धार को महसूस करते हुए क्राउन प्रिंस को लगा कि उसे पसीना आ रहा है। उसका माथा पहले से ही गीला था। तलवार के स्पर्श से उसकी गर्दन पर हल्की लाल रेखा बन गई थी। सौभाग्य से यह उसका अपना खून नहीं था। दक्ष उस समय सावधान था कि वह राजकुमार को ना मारे। लाल रेखा सम्राट मेन के ताजा खून की वजह से थी जो अभी भी तलवार पर था। तुम छोटी डार्क स्पिरिट, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात सुन सकती हो और बात कर सकती हो, इसलिए चुप रहना बंद करो। दक्ष ने जीशान की ओर देखते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम मेन कबीले के पूर्वज हो, अपने वंश के नेता को खोना कैसा लगता है? तुम पहले ही मर चुके हो। सम्राट का कोई भाई या बहन नहीं था, वह भी मर चुका है। अब तुम्हारे वंश में सिर्फ ये 3 बच्चे ही बचे हैं। मुझे बताओ कि क्या तुम चाहते हो कि मैं उन्हें भी खत्म कर दूं? तुम्हारे लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है, मेरे दोस्त के शरीर को थामे रखना या तुम्हारे बच्चों के जीवन को? मैं निर्णय तुम पर छोड़ता हूँ, उसने कहा, इस बार सीधे डार्क स्पिरिट से बात करते हुए। उसे नहीं लगता था कि कोई भी डार्क स्पिरिट को बाहर आने के लिए मजबूर कर सकता है। डार्क स्पिरिट को बाहर आने के लिए मनाने वाला एकमात्र व्यक्ति खुद डार्क स्पिरिट ही था।
दक्ष उसे मनाना चाहता था। जब तक डार्क स्पिरिट बाहर थी समस्या हल हो गई थी। बच्चे ध्यान से सोचो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। तुमने मेरे वंशज को मार डाला और अब तुम बच्चों को धमका रहे हो। अंततः डार्क स्पिरिट ने अपना मुंह खोला और उसने ऐसी कर्कश आवाज में उत्तर दिया जो ऐसी लग रही थी जैसे वह सीधे नरक की गहराइयों से आ रही हो। मुझे परवाह नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे परवाह है कि तुम क्या कर रहे हो। बाहर निकलो या मत निकलो, फैसला तुम्हारा है। बस इतना जान लो कि अगर तुम बाहर नहीं निकले तो तुम्हारा वंश आज ही खत्म हो जाएगा। दक्ष ने जवाब दिया, दिलचस्प है, तो तुम मेरे वंश को बंधक बना रहे हो। क्या तुम भूल गए कि मेरे पास तुम्हारा दोस्त है। मेरे वंशजों को मार डालो और न केवल मैं तुम्हें मार डालूंगा बल्कि मैं तुम्हारे दोस्त की आत्मा को भी नष्ट कर दूंगा और उसके बाद मैं उस नकली दुनिया की अंगूठी को ले जाऊंगा। तुम्हारे परिवार को बाहर लाने का एक तरीका ढूंढा और उन्हें मार डालूंगा, जिसमें तुम्हारी पत्नियां भी शामिल है। उनके नाम क्या थे? मिंगू, जिग, जूमेई और अन्य। चिंता मत करो, मैं उन्हें मारने से पहले उनके साथ खेलना नहीं भूलूंगा। डार्क स्पिरिट ने दक्ष को धमकी देते हुए कहा। दक्ष ने अपनी आंखें मूंद ली, उनमें धीरे धीरे गुस्सा भर रहा था। ये कमीना मूल रूप से अपने परिवार को धमका रहा था। हालांकि एक सवाल था, उसे नकली दुनिया और वहां रहने वाले अपने परिवार के बारे में कैसे पता चला? क्या जीशान ने उन्हें बताया था या वह जीशान की याददाश्त पढ़ने में सक्षम था क्योंकि वह उस पर हावी था? वैसे भी दक्ष ने पहले ही तय कर लिया था, इस अपमान के लिए वह उस अंधेरी आत्मा को बाहर आने के बाद व्यक्तिगत रूप से नष्ट करने जा रहा था। पहले वह जीशान के साथ जाना चाहता था लेकिन अब वह जाने से पहले थोड़ा विनाश करना चाहता था। तुम्हें मेरे और मेरे परिवार की चिंता नहीं करनी चाहिए। न केवल तुम बल्कि तुम्हारे पिता भी उन तक नहीं पहुंच सकते, भले ही वे तुम्हारी तरह कब्र से बाहर आ जाए। जहां तक जीशान को मारने की बात है तो आगे बढ़ो, अगर वह तुम्हारे साथ रहता है तो वह पहले ही मर चुका है। मैं उसे नरक में विदाई देना चाहता हूं जहां तुम्हारा पूरा वंश उसके पीछे पड़ा है। तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो? बस याद करो कि जब तुम्हारे बेटे ने मेरी परीक्षा लेने की कोशिश की थी तो उसका क्या परिणाम हुआ था। मुझे यकीन है कि तुम समझ जाओगे कि मैं क्या करने में सक्षम हूं। दक्ष ने जवाब दिया, एक और बात, मेरे पास ज्यादा धैर्य नहीं है। अगर आप दूसरे दिन भी बाहर नहीं आए तो आपका वंश सबसे बड़े बेटे को खो देगा जो आपके पूरे वंश में एकमात्र योग्य बेटा है जो ताज ले सकता है। मैं बस इतना ही कहूंगा, मैं इसे नहीं दोहराऊंगा। उन्होंने आगे कहा। वंटू अपना वाक्य समाप्त करने के बाद उसने गिनती भी शुरू कर दी। मेरे वंशजों को छोड़ दो और इस लड़ाई के खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे दोस्त को मुक्त करने के बारे में सोचूंगा, डार्क स्पिरिट ने सुझाव दिया। डार्क स्पिरिट के प्रस्ताव के बावजूद दक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अपनी गिनती जारी रखी जैसे कि वह डार्क स्पिरिट के शब्दों को सुन ही नहीं पा रहा हो। 5-6 जून की अब बातचीत दक्ष और डार्क स्पिरिट के बीच थी, इसलिए सम्राटों ने हस्तक्षेप नहीं किया और किनारे से देखते रहे कि यह कैसे सामने आएगा। सम्राट में पहले ही मर चुका था, इस दुनिया की ज्यादातर प्रतिष्ठा पहले ही खत्म हो चुकी थी। वे अब खुद को इसमें शामिल नहीं करना चाहते थे और उन्होंने सब कुछ मेन कबीले के पूर्वज पर छोड़ दिया क्योंकि वह आखिरी मांग थी। कोई भी उसे मजबूर नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने उसे मार दिया तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, मैं तुरंत तुम पर हमला कर दूंगा। पूर्वज मेन ने दक्ष को चेतावनी दी। 7-8 दक्ष ने फिर से उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जैसे कि यह आखिरी चीज थी जिसकी उसे परवाह थी। कोई धमकी उस पर काम नहीं कर रही थी। जैसे ही गिनती 10 के करीब पहुंची तलवार पर दक्ष की पकड़ मजबूत हो गई। यह स्पष्ट था कि वह वास्तव में क्राउन प्रिंस को काटने के लिए तैयार था। अन्य राजकुमार धीरे धीरे पीछे हटने लगे क्योंकि वे जानते थे कि उनके सबसे बड़े भाई की मृत्यु के बाद अब उनका नंबर है। वे नहीं चाहते थे कि अगली मौत उनकी हो। 9 दक्ष अभी 10 बोलने ही वाला था कि पूर्वज ने आवाज लगाई, रुको, मैं उसका शरीर छोड़ दूंगा, मैं उसे आजाद कर दूंगा, उन्हें मत मारो। रुको, मैं उसका शरीर छोड़ दूंगा, मैं उसे मुक्त कर दूंगा, उन्हें मत मारो। पूर्वज ने ठीक उसी समय पुकारा जब दक्ष अपनी गिनती पूरी करने वाला था। उसने देखा था कि दक्ष क्या करने में सक्षम था। उस आदमी ने पहले ही सम्राट मेन को मार डाला था और यह निश्चित था कि वह क्राउन प्रिंस को मारने से पहले 2 बार नहीं सोचेगा। डार्क स्पिरिट मेन कबीले का पूर्वज था, वह आज अपने कबीले का अंत नहीं देख सकता था। इसके अलावा वह पहले ही दूसरे और तीसरे राजकुमार के साथ समय बिता चुका था। वह जानता था कि दक्ष सही था, वे दोनों बेकार थे। अब मेन कबीले का नेतृत्व करने के लिए केवल क्राउन प्रिंस ही सक्षम था। वह आज क्राउन प्रिंस को मरने नहीं दे सकते थे। भले ही वह जीशान के शरीर को छोड़ने के लिए सहमत हो गया था लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। उसने पहले ही तय कर लिया था कि उसे क्या करना है। दक्ष द्वारा अपने वंशज को मुक्त करने के बाद उसके पास एक योजना थी। यह मेरे अच्छे लड़के की तरह है, अब जल्दी से काम करो और उस शरीर को छोड़ दो जो तुम्हारा नहीं है। दक्ष ने संतुष्टि में सिर हिलाते हुए कहा क्योंकि उसने डार्क स्पिरिट को सहमत होते देखा था। हाँ, डार्क स्पिरिट ने धीरे से जीशान के शरीर से बाहर निकलते हुए कहा। जैसे ही वह बाहर निकला जीशान बेहोश आदमी की तरह जमीन पर गिर पड़ा। दक्ष और वहां उपस्थित सभी लोग डार्क स्पिरिट का असली चेहरा देखने में सक्षम थे। वे जीशान के शरीर के पास डार्क स्पिरिट की अर्धपारदर्शी आत्मा को तैरते हुए देख सकते थे। मैंने उसका शरीर छोड़ दिया है, अब मेरे वंशज को मुक्त करो, डार्क स्पिरिट ने दक्ष से कहा। अभी नहीं, पहले जीशान से 50 मीटर दूर कदम बढ़ाओ, तभी मैं उसे मुक्त कर पाऊंगा। दक्ष ने तलवार हटाने से इनकार करते हुए जवाब दिया। वह जीशान के पास टेलीप नहीं कर सकता था क्योंकि वह डार्क स्पिरिट अभी भी इधर उधर तैर रही थी। इस बात की अच्छी संभावना थी कि दक्ष द्वारा अपने वंशज को मुक्त करने के बाद वह एक बार फिर जीशान के
के शरीर में प्रवेश कर जाए, वह उस संभावना से बचना चाहता था। ठीक है, डार्क स्पिरिट ने भी इस पर सहमति जताई और वह वापस तैरने लगी, जिससे उसके और जीशान के बीच की दूरी बढ़ गई। आप सभी भी जीशान से दूर चले जाए। सम्राट डू और जनरल वकी अभी भी जीशान के पास थे। दक्ष ने उन्हें भी पीछे हटने का आदेश दिया। सम्राट डू ने पीछे हटते हुए उसकी बात सुनी। जनरल वकी अभी भी गुस्से में लग रहा था, लेकिन उसने भी उसकी बात सुनी। अपने मन में उसने पहले ही तय कर लिया था कि जैसे ही दक्ष जीशान के पास आएगा वह बदला लेने के लिए उस पर हमला कर देगा। अरे वह आदमी सोचता है कि हमसे दूरी बनाए रखने पर वह सुरक्षित है, वह बहुत भोला है, उसे मेरे हमलों के बारे में पता नहीं है। जनरल वुकी ने मुस्कुराते हुए सोचा, जनरल वुकी मैं उतना भोला नहीं हूँ जितना आप मुझे समझते हैं। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आप जो चाहे कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपके साथ जो कुछ भी होता है उसके लिए मुझे दोष ना दे। दक्ष ने जनरल वकी को चौंका हुए जवाब दिया, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ? जनरल वुकी ने आश्चर्य से कहा, मैं जितना आप समझती हैं उससे कहीं ज्यादा जानती हूँ, इसलिए अपनी सीमा में रहो। या फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सम्राट के भतीजे के बारे में बात करूं? दक्ष ने पूछा, मेरा भतीजा? वह गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला, उसका क्या हुआ? टिशियन के सम्राट ने अपने भतीजे का जिक्र होते ही आश्चर्य से कहा, यह कोई रहस्य नहीं था। जब उसका भपास के शहर से वापस आ रहा था तो उस पर डाकुओं ने हमला कर दिया और उसका अपहरण कर लिया। ट्रिसिन के सम्राट ने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन न केवल वे डाकुओं को ढूंढ पाए बल्कि वे अपने भतीजे को भी नहीं ढूंढ पाए। जनरल वुकी को उस खोज का प्रभारी बनाया गया था। जनरल वुकी का चेहरा पीला पड़ गया जब उसे दक्ष का छिपा हुआ मतलब समझ में आया। इस आदमी को ये सब कैसे पता चला? क्या वह वाकई मन की बातें पढ़ सकता था? उसने अभी हाल ही में सोचा था कि उसने सम्राट के भतीजे के साथ क्या किया था जब सम्राट ने उसे अपना पत्थर देने के लिए मजबूर किया था। उसे नहीं पता था कि दक्ष ने यह बात सुन ली है। अब एक और व्यक्ति था जो जानता था कि खोज व्यर्थ नहीं गई थी। जनरल वकी वास्तव में डाकुओं और भतीजे को खोजने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसने डाकुओं को मार डाला। सम्राट के भतीजे को उसके वंश के कारण अपनी काली साधना के लिए इस्तेमाल किया। इतना सब होने के बाद उसने एक कहानी गढ़ी कि उसे सम्राट का शिशु भतीजा कभी नहीं मिला। दक्ष की बात सुनते ही वह जल्दी से पीछे हट गया। वह अपनी पोल नहीं खोलना चाहता था। उसने वही करने का फैसला किया जो दक्ष ने कहा था। दक्ष का हाथ जनरल वकी की नसों पर था। अगर उसकी पोल खुल गई तो जनरल वकी निश्चित रूप से मर जाएगा। उसे अपना जीवन बदला लेने से भी अधिक प्रिय था जनरल वकी। वह किस बारे में बात कर रहा है? टिशियन के सम्राट ने उनकी बातचीत में कुछ अजीब बात नोटिस की। उसने सीधे जनरल वकी से पूछा, महाराज मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी प्राथमिकता हमारे मेहमानों को बचाना है। जनरल वकी ने विषय को टालते हुए कहा, उसने तय कर लिया था कि यही सबसे अच्छा तरीका है। सबसे पहले उसे दक्ष को भगाना था। उसके जाने के बाद वह अपनी जान बचाने के लिए सम्राट के सामने कोई भी बहाना बना सकता था। जब डार्क स्पिरिट और अन्य लोग 50 मीटर दूर थे तभी दक्ष ने प्रतिक्रिया दी। जैसे ही वह जीशान के शरीर के पास पहुंचा उसने काली तलवार उतार ली। बिना इंतजार किए दक्ष ने अपने अंतरिक्ष कानून का उपयोग करके एक लंबी दूरी का टेली पोर्टल खोल दिया और जल्दी से जीशान को उठा लिया। के बहुत देर हो गई। दक्ष जीशान को पोर्टल के अंदर ले जाने ही वाला था कि उसने शोर सुना। डार्क स्पिरिट उनके पास दिखाई दी थी जो टेली जैसा लग रहा था। तुमने मुझे अपना शरीर खोने पर मजबूर कर दिया, मुझे अपना शरीर संभालने दो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे शरीर की अच्छी तरह से देखभाल करूंगा, डार्क स्पिरिट ने हंसते हुए कहा और वह दक्ष की ओर उड़ गया और उसके बजाय उसमें प्रवेश करने का इरादा किया। दक्ष ने जीशान को नकली दुनिया के भेज दिया जिससे वह खुद को मुक्त कर पाया। चूंकि डार्क स्पिरिट उसे चाहता था इसलिए उसे वह दे देना चाहिए जो वह चाहता था। जरूर आओ, मुझे ले जाओ। दक्ष हंसा जब उसने डार्क स्पिरिट को अपने पास आते देखा। डार्क स्पिरिट ने दक्ष पर प्रहार किया, उसमें प्रवेश करने की कोशिश की। आह, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत जलन हो रही है, तुम क्या हो? जैसे ही डार्क स्पिरिट ने कुछ छुआ वह दर्द से चीखने लगा और घायल होकर पीछे की ओर खिसक गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था आखिर दक्ष क्या था जो उसे इतना दुख पहुंचा रहा था। डार्क स्पिरिट उस साधक के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता था जिसकी साधना उसकी मूल साधना के समान या उससे अधिक थी, लेकिन फिर भी वह उतना नुकसान नहीं पहुंचाता था। फिर एक कमजोर साधक में प्रवेश करने की कोशिश करने से इतना दर्द क्यों होता था? वह किस चीज से बना था? क्या हुआ? तुम मेरे शरीर में प्रवेश नहीं करना चाहते? तुम बहुत असभ्य हो, तुमने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, इसकी कीमत चुकाओ। दक्ष हंसा और उसने अपनी काली तलवार के साथ डार्क स्पिरिट की ओर उड़ान भरी, उसे काटने का इरादा किया। डार्क स्पिरिट अभी भी जलन महसूस कर रही थी और हिलने में असमर्थ थी। वह केवल दक्ष को अपने करीब आते हुए देख सकती थी। क्या वह मरने वाला था? यही तो पूर्वज ने सोचा था जब उसने देखा कि एक भयानक तलवार उसकी ओर आ रही है और उसे काटने के लिए दहाड़ रही है। उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची थी। समय की तलवार डार्क स्पिरिट के पास पहुंची लेकिन वह उस पर वार नहीं कर सकी। एक धात्विक ध्वनि उत्पन्न हुई जब तलवार को दूसरी तलवार ने रोक लिया। युवक, बहुत हो गया, तुम्हारी तीनों मांगे पूरी हो गई, अब जाओ और हमारे टूर्नामेंट में हस्तक्षेप
मत करो वरना दक्ष को रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि सम्राट डो था। वह डार्क स्पिरिट को मरते हुए नहीं देख सकता था क्योंकि वह एक भागीदार था। अगर वह मर जाता और वे कुछ नहीं करते तो उसे कमजोर समझा जाता। इसके पीछे कई राजनीतिक कारण भी थे। या क्या दक्ष ने भोग सुनाया फिर तुम मेरे सभी हमलों से बचने के लिए उस डरी हुई खरगोश वाली कला का इस्तेमाल करोगी? दक्ष को इस समय सुहारतपूर्ण व्यवहार की कोई परवाह नहीं थी। वह आदमी उसे धमका रहा था और उसे उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा, इस आदमी ने मेरे परिवार को धमकाया और मेरे दोस्त को प्रताड़ित किया। इतना ही नहीं, उसने मेरे शरीर पर कब्जा करने की कोशिश की। मुझे आपके छोटे से टूर्नामेंट से कोई मतलब नहीं है। कहीं और जाकर घर में खेले। काली तलवार एक बार फिर से गहरे प्रकाश से चमकने लगी थी, बिल्कुल दक्ष की आंखों की तरह। ये स्पष्ट नहीं था कि क्या उस समय तलवारों से प्रभावित कर रही थी या वह तलवार को प्रभावित कर रहा था, क्योंकि अब दोनों एक ही थे। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, तुमने हमारे मेहमानों को मारकर मौत के लायक अपराध किया है। मैं तुम्हें अभी भी जीवित छोड़ रहा हूँ। मेरे पास तुम्हें मारने का एक कारण पहले से ही है। कृपया मुझे एक और कारण मत बताओ। मुझे यकीन है कि तुम समझ गए हो। सम्राट डू ने पीछे हटे बिना शांति से कहा। सम्राट की बातें सुनकर दक्ष अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसकी हंसी में थोड़ा बहुत मजाक भी था। ऐसा लग रहा था तो तुम मुझे धमकाने के लिए मेरी ही लाइन का इस्तेमाल कर रहे हो। यह मजेदार है। सम्राट और दक्ष के बीच आगे पीछे होने के बाद डार्क स्पिरिट आखिरकार आगे बढ़ने में सक्षम हो गई। उसे पता था कि वह अपने आत्मा रूप में सबसे कमजोर थी। उसे एक नए शरीर की जरूरत थी। उसके सबसे करीबी दो लोग थे, दक्ष और सम्राट डू। सम्राट डू मृत्यु से पहले भी उसके जितना ही शक्तिशाली था, इसलिए उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता था। जहां तक दक्ष की बात है, वह आदमी और भी बुरा था। उस पर कब्जा करना मरने से कम नहीं था। इस दुनिया के एस्टेरिया साम्राज्य में मिंगू के पिता अभी अभी अपने शाही कक्ष में दाखिल हुए थे। उन्होंने दक्ष को खोजने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ये सब बेकार लग रहा था। वह आदमी एक बार फिर भाग गया। वह मेरे बेटे को भी ले गया। मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि अगर उसने लू वान के साथ कुछ भी किया तो मैं अपने हाथों से उस आदमी की गर्दन मरोड़ दूंगा। सम्राट लू ने भौंकते हुए कहा, महाराज चिंता मत कीजिए, हम महामहिम को ढूंढ लेंगे, वह सुरक्षित होंगे। खोज अभी भी जारी है, कृपया तनाव मत लीजिए। शाही खोजे ने सम्राट से कहा, मैं चिंता क्यों ना करूं, मेरा इकलौता बेटा लापता है। मुझे ये भी नहीं पता कि वह जीवित है या नहीं। मैं किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। सम्राट ने सिंहासन पर बैठते हुए बहुत सी भी चिंता साफ झलक रही थी। महाराज, आज दुनिया का परीक्षण होना चाहिए। आप उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन आप अभी भी देख सकते हैं। शायद इससे आपको थोड़ा शांत होने में मदद मिलेगी। यह अब तक शुरू हो जाना चाहिए था। न अपने सम्राट को सूचित किया। वह अपने सम्राट को चिंतित नहीं देख सकता था और उसने उसका ध्यान दूसरी चीजों पर लगाने के लिए ये सुझाव दिया। ठीक है, चलो देखते हैं, सम्राट ने बड़बड़ा हुए कहा और आलस से अपने भंडारण की अंगूठी से एक बड़ा चांदी का दर्पण निकाला। दर्पण को हॉल के मध्य में लगाया गया, जिससे अखाड़े के दृश्य दिखने लगे। पहले तो बादशाह ने देखने की जहमत ही नहीं उठाई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने बेटे के बारे में चिंता करता रहा। दूसरी ओर यह नपुंसक था जिसने देखा, महाराज, राजकुमार वारिस वहां है, देखिए हमने उसे ढूंढ लिया। हिजड़े ने कहा, हम वह वहां है? वह वहां क्यों होगा? सम्राट लू ने आश्चर्य से कहा और देखने के लिए अपना सिर उठाया। क्या बकवास है? वह सम्राट डू से भिड़ रहा है। क्या वह सचमुच अपना दिमाग खो बैठा है? दक्ष जो कर रहा था उसे देखकर सम्राट चौंक कर खड़ा हो गया। वह तो बस अपनी मौत को आमंत्रित कर रहा है। बुदा गया। अगर वह मर गया तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि मेरा बेटा कहाँ है। मुझे पहले उससे अपना जवाब लेना होगा। जीशान के बारे में बताने के बाद ही उसे मरने दिया जाएगा, सम्राट ने गुस्से में डरते हुए कहा और एक लंबी दूरी का टेलीप तावीज लाया। यह एक बहुत ही दुर्लभ तावीज था, क्योंकि यह किसी व्यक्ति को उसकी इच्छानुसार कहीं भी टेलीप करने में सक्षम था, चाहे दूरी कितनी भी हो। एकमात्र सीमा ये थी कि तावीज का उपयोग करने से पहले व्यक्ति को स्थान को व्यक्तिगत रूप से देखना होगा। बिना कुछ सोचे समझे सम्राट ने ताबीज का प्रयोग किया और वह गायब हो गया। चूंकि पूर्वज के इतने करीब कोई और व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसने जनरल वकी को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया। वह काफी करीब लग रहा था और वह अभी तक एक संत क्षेत्र साधक नहीं था। उसे अपने कब्जे में लेना संभव लग रहा था। डार्क स्पिरिट बिजली की तरह जनरल वुकी की ओर उड़ी और तुरंत उसके बगल में प्रकट हुई। दक्ष ने ये देखा और सम्राट डू को अनदेखा कर दिया, क्योंकि वह जनरल वुकी के पीछे टेलीप हो गया। उसे मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि डार्क स्पिरिट पहले ही उसमें प्रवेश कर चुकी थी। मुख्य शरीर को मारे बिना उसे बाहर लाना असंभव था। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि जनरल वुकी कोई अच्छा आदमी था, इसलिए दक्ष को उसे मारने का बुरा नहीं लगा। जनरल वकी पहले से ही एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने किए के लिए 1000 मौत का हकदार था। ऐसा ही हुआ जब सम्राट डू अखाड़े में दिखाई दिए। सम्राट डू ने दक्ष की ओर उड़ान भरी ताकि वह जल्दबाजी न करे। सम्राट डू रुके, उस पर हमला मत करे, सम्राट लू ने चिल्लाकर कहा। उनका मानना था कि अगर सम्राट डू ने उन पर हमला किया तो दक्ष मर जाएगा। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, कम से कम अभी तो नहीं
नहीं। जैसे ही सम्राट डू पीछे देखने के लिए रुके, दक्ष ने अपनी तलवार जनरल वोकी के दिल की ओर बढ़ा दी। के तुम बहुत देर से आए हो बच्चे। जनरल वोकी के मुंह से एक गंभीर आवाज आई जब वह आगे बढ़ा, हमले को चकमा देते हुए। साथ ही उसके और दक्ष के बीच दूरी बनाते हुए, अभी भी देर नहीं हुई है, दक्ष ने जवाब दिया जब वह पूरी तरह से अपनी तलवार घुमाते हुए जनरल वोकी के पास फिर से आया। जनरल वोकी बिजली की गति से दक्ष की तलवार को चकमा देने के लिए वापस उड़ गया था। उसे यह एहसास नहीं था कि दक्ष ने पहले ही इसकी संभावना देख ली थी। बिना कुछ सोचे समझे दक्ष जनरल वोकी के पीछे टेलीप हो गया और उसने वार करना शुरू कर दिया। जनरल ने दक्ष के टेलीपोर्टेशन को देखा था, लेकिन वह अभी भी उसकी तेज सोच और प्रतिक्रिया से हैरान था। वह जानबूझकर अजीब तरीके से आगे बढ़ रहा था ताकि दक्ष उसके पीछे न आ सके। उसे अपने विचारों को इकट्ठा करने और नए शरीर के साथ तालमेल बिठाने के लिए समय चाहिए था। इन सब के बावजूद दक्ष फिर भी उसके पीछे आने में कामयाब रहा, जैसे कि वह उसके दिमाग को पढ़ सकता था और जान सकता था कि वह कहाँ दिखाई देने वाला है। हैरान पूर्वज ने एक बार फिर से बचने की कोशिश की। वह अपनी जान बचाने में कामयाब तो हो गया, लेकिन खुद को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रख सका। उसका बायां कंधा कट गया था, जिससे उसका बायां हाथ उसके शरीर से अलग हो गया था। चूंकि शरीर उसका नहीं था, इसलिए पूर्वज को दर्द महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह मुश्किल स्थिति में है। उसके शरीर का एक हाथ कटा हुआ था। अगर वह थोड़ी देर हो जाती तो उसका पूरा शरीर नष्ट हो जाता। अब उसके पास दक्ष को संभालने के लिए सिर्फ एक हाथ था, लेकिन वह भी तभी जब उसे हमला करने का मौका मिले। उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, चाहे वह खुद को बचाने के लिए कहीं भी भागा हो, उसे दक्ष वही मिल गया जो पीछे से हमला कर रहा था। सम्राट लू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने मुझे रोकने के लिए क्यों कहा? मैं जल्दी में हूँ, मुझे उस आदमी को रोकना होगा इससे पहले कि वह हत्या कर दे। सम्राट डू ने दक्ष के ससुर से कहा, जो अभी अभी यहाँ आए थे। मुझे पता है, लेकिन आप उस पर हमला नहीं कर सकते। यहाँ आने से पहले उसने मेरे बेटे का अपहरण कर लिया है। जब तक वह मुझे जवाब नहीं दे देता और वान का ठिकाना नहीं बता देता, मैं उससे मरवा नहीं सकता। सम्राट लू ने उत्तर दिया, हाँ, आपके बेटे का फिर से अपहरण हो गया है। क्या वह बच्चा है? पिछली बार वह मेरी बेटी से शादी करने से पहले गायब हो गया था। वह वापस आया और आपने दावा किया कि उसका अपहरण हो गया था। अब जब हमने फिर से शादी की बातचीत शुरू की है तो उसका फिर से अपहरण हो गया है। क्या यह आपकी योजना है? एक अलग दुनिया का युवक आपके बेटे का अपहरण क्यों करेगा? ये कोई और नहीं बल्कि कियान यू के पिता थे, जिन्होंने इस बात पर अपनी राय रखी थी। सम्राट लू के साथ उनकी दुश्मनी बहुत गहरी थी, इससे पहले कि उन्होंने अपनी दुश्मनी को रिश्ते में बदलने का फैसला किया, लेकिन चीजें जटिल थी। अब भी सम्राट कियान सम्राट लू की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ये सही है, भले ही उसने साबित कर दिया है कि वह एक सम्राट का भी अपहरण कर सकता है, फिर भी यह बात स्पष्ट नहीं होती वह आपके बेटे का अपहरण क्यों करेगा? वह उसे जानता भी नहीं होगा, क्योंकि वह यहाँ का नहीं है। जहाँ तक हमें पता है, वह अपने दोस्त के लिए हाल ही में एक अलग दुनिया से यहाँ आया था। सम्राट डू ने भी अपनी शंकाएं व्यक्त की। क्या सम्राट लू बच्चे को बचाने के लिए बहाना बना रहा था? उसने ऐसा क्यों किया? यह उनकी दुनिया के लिए अच्छा नहीं था कि वह उस दुश्मन के साथ रिश्ता दिखाए जिसने सम्राट मेन को मार डाला, क्योंकि इससे ये साबित हो जाता कि यह फेंग शुई था जिसने टूर्नामेंट को आसानी से जीतने के लिए ये सब योजना बनाई थी। ऐसा है क्योंकि सम्राट लू अपनी और अपनी बेटी की शादी के बारे में बताने ही वाला था और दक्ष के अपने बेटे का अपहरण करने के लिए पागल होने के बारे में भी, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित कर लिया। दक्ष एक दुश्मन था। अपने बेटे के बारे में पता चलने के बाद वह शायद उसे वैसे भी मार डालने वाला था। किसी को यह न बताना ही बेहतर था कि वह उनका दामाद है। इसके अलावा उसने अमर दुनिया को एक संभावित स्वर्गीय दानव वंशज के प्रकट होने के बारे में सूचित करने के लिए भी किसी को भेजा था। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो 1 महीने के भीतर अमर दुनिया से एक दूध जांच करने के लिए आएगा। दक्ष को सिर्फ एक अजनबी के रूप में चित्रित करना बेहतर था ताकि वह इस सब में शामिल न हो। दरअसल इस आदमी ने अपनी कामुक इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे रॉयल सिटी के अंदर एक गरीब वेट्रेस को जबरदस्ती घुसाया था। मेरे बेटे ने उसे पकड़ लिया और उस घटना को प्रकाश में लाया, इसलिए वह गुस्से में था और भागने से पहले मेरे बेटे का अपहरण कर लिया। मुझे नहीं पता कि वह अब कहाँ है। क्या उसने एक लड़की के साथ जबरदस्ती की? क्या जनरल वकी पर आरोप लगाते समय वह एक अच्छा आदमी लग रहा था, लेकिन वह एक कमीना भी था। वह मरने लायक है। सम्राट डू, उस कमीने को मार डालो। उसकी हिम्मत कैसे हुई एक औरत के साथ जबरदस्ती करने की? चूंकि सम्राट लू की आवाज तेज थी, इसलिए पूरे अखाड़े ने उनकी बातें सुनी और इस तरह दक्ष के बारे में अफवाहें और भी फैल गई। क्योंकि उसकी बेगुनाही पर एक बार फिर सवाल उठ गया। मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि तुम मरना चाहते हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये तुम्हारा कमीना बेटा था जिसने मुझे फंसाया और उसे इसके लिए सजा मिली। दक्ष पहले से ही गुस्से में था क्योंकि उसने पूर्वज को मारने की कोशिश की थी, जो चकमा देने में अच्छा था, लेकिन सम्राट को 20 दुनिया के सामने ये झूठ फैलाते देख वह क्रोधित हो गया। उन्हें उस बात के लिए बुलाया जा रहा था जो उन्होंने नहीं किया था, और वह भी एक से अधिक
विश्व के सामने उसने एक लड़की के साथ जबरदस्ती की आरोपों से कियान यूं भी हैरान रह गई। उससे यकीन नहीं हो रहा था। जब उसने दक्ष से लड़ाई की तो उसे लगा कि वह एक न्यायप्रिय व्यक्ति है जिसके पास अच्छे नैतिक मूल्य और योद्धा भावना है। उसे इन आरोपों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह इसे झूठ भी नहीं कह सकती थी क्योंकि उसे सच्चाई नहीं पता थी। सम्राट लू ये कह रहा था, वह झूठ क्यों बोलेगा? दक्ष को बुलाने से उसे कोई लाभ नहीं होता। यही बात उसे उलझन में डाल रही थी। उसका दिमाग दो हिस्सों में बंटा हुआ था। एक तरफ वह अपने दिल पर विश्वास करना चाहती थी, दूसरी तरफ वह जानता था कि उसे सम्राट लू पर विश्वास करना चाहिए। चूंकि दक्ष का ध्यान क्षण भर के लिए भटक गया था, इसलिए उसने पूर्वज का पीछा करना बंद कर दिया, जिससे अंततः उसे सांस लेने का मौका मिल गया। इस आदमी में वाकई एक अजीब क्षमता है। वह एक संत दायरे के साधक के साथ तालमेल बिठा सकता है। आखिर वह कौन है? पूर्वज ने राहत की सांस लेते हुए कहा। आखिरकार जब दक्ष का ध्यान भंग हुआ तो उसे हमला करने का मौका मिला। मुझे कुछ भी समझाने की परवाह नहीं है, बस मुझे बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है? सम्राट ने दक्ष को आदेश दिया। आपका बेटा है? क्योंकि सम्राट ने पहले ही दुनिया के सामने उसके बारे में झूठ बोला था, इसलिए दक्ष उसे उसके बेटे के बारे में सच्चाई बताकर उसे भी चोट पहुंचाना चाहता था। वह अभी भी उत्तर दे रहा था कि अचानक वह रुक गया और अपना सिर ऊपर उठाया। आकाश की ओर देखते हुए उसने सैकड़ों छोटे छोटे सूर्य देखे जिनका आकार किसी व्यक्ति के सिर के बराबर था। उनमें से सैकड़ों दक्ष की ओर गिर पड़े, जिससे उसके बचने के लिए कोई जगह नहीं बची। आग के गोले हर जगह गिर रहे थे, यहाँ तक कि वह जगह भी जहाँ दर्शक बैठे थे। दक्ष को हजारों जलती हुई गेंदें अपनी ओर आती दिख रही थी। सिर्फ उसे ही नहीं, यह असल में उल्कापात था जो पूरे क्षेत्र को निशाना बना रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई भी व्यक्ति इससे सुरक्षित नहीं है। दक्ष की तो बात ही छोड़िए, पूर्वज ने जानबूझकर पूरी जगह को निशाना बनाया क्योंकि उसे पता था कि अगर वह एक जगह से निकल गया तो दक्ष की खतरनाक क्षमता वहां काम करने लगेगी। वह सुरक्षित जगह पर टेलीप करके बच निकलने वाला था। यह वह नहीं था जो पूर्वज चाहता था। जल्दबाजी में वह ये भी भूल गया कि मैं न केवल उसके दुश्मन और दर्शक थे बल्कि उसके वंशज भी थे जो इस हमले के कारण मरने के जोखिम में थे। आखिरकार यह एक संत क्षेत्र के साधक का पूर्ण शक्तिशाली हमला था। हमले की चपेट में आने के बाद सामान्य लोग बच नहीं सकते थे। ये बेवकूफ, क्या वह हम सबको मारने की कोशिश कर रहा है? जनरल डू ने पूर्वज के हमले को देखकर कहा, जिसे किसी की जान की परवाह नहीं थी। यह अब युद्ध नहीं था बल्कि यहाँ सभी को मारने का एक पूर्ण प्रयास था। मैं मैदान के अंदर सभी की रक्षा करूंगा, आप सभी दर्शकों की रक्षा करें, जल्दी करो। उसने अन्य सम्राटों को आदेश दिया और अपना हाथ अपने सिर के ऊपर उठाया। दक्ष और सेंट मेन को छोड़कर यहाँ उपस्थित प्रत्येक प्रतिभागी और अन्य लोगों के सिर के ऊपर एक विशाल ढल दिखाई दी। अन्य सम्राट भी खड़े हो गए। सम्राट कियान ने दर्शकों की रक्षा के लिए उस क्षेत्र में अपनी लड़ डालते हुए अखाड़े के दक्षिण की ओर कदम बढ़ाया। ट्रिसिन के सम्राट ने उत्तर की ओर कदम बढ़ाया। विदेशी दुनिया के सम्राट ने पूर्व की ओर कदम बढ़ाया। यहाँ तक कि सम्राट लू ने भी पश्चिम की ओर कदम बढ़ाते हुए मदद के लिए आवाज लगाए। सभी पर एक विशाल ढल डाली गई थी ताकि उन्हें आने वाले हमलों से बचाया जा सके जो अनियंत्रित होने पर उन पर पड़ सकते थे। दक्ष अभी भी आग की लपटों को देख रहा था जो उल्का की तरह लग रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह हमलों से बचकर भागेगा। वह हमले से डरा हुआ भी नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर एक भी भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उसका गुस्सा और उसकी युद्ध इच्छा शक्ति, उसके अवलोकन कौशल और हमले से बचने के बजाय उसका सामना करने की उसकी समझ को बढ़ा रही थी। तलवार और भी गहरे रंग की चमकने लगी क्योंकि कुछ पल रुकने के बाद उसने धीरे धीरे तलवार को हिलाया। तलवार बहुत धीमी गति से चल रही थी क्योंकि दक्ष उससे कई तरह के इशारे कर रहा था। उसकी धीमी गति के बावजूद ध्यान से देखने वाले ही बता पा रहे थे कि असल में दक्ष की क्षमता समय से भी तेज लग रही थी। उसकी तलवार समय के आयामों को तोड़ने में सक्षम थी क्योंकि वह बहुत तेज थी। मनुष्य की आंखें सीमित रूप से ही देख पाती थी, इसलिए सभी ने इसे धीमी गति से चलने वाली गति के रूप में देखा। अजीब बात यह है कि दक्ष ने तलवार को ज्यादा देर तक नहीं हिलाया। ऐसा लगा जैसे कुछ सेकंड तक चला, लेकिन जैसे ही तलवार रुकी आधे उल्कापिंड गायब हो गए जैसे कि वे कभी थे ही नहीं। तलवार ने ना तो उन्हें छुआ और ना ही कुछ किया। किसी ने तलवार से कोई हमला होते नहीं देखा। ये सब इतना रहस्यमय लग रहा था कि ज्यादातर लोगों को इसे समझना मुश्किल हो गया। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि जो उल्का गायब हो गई वे या तो दक्ष से टकराने वाली थी या फिर बहुत निकट से गुजरने वाली थी। क्या उसने क्या किया? कैसे? सभी सम्राट हैरान रह गए। आखिर उसने कौन सी कला अपनाई? जबकि सभी सम्राट सोच रहे थे कि ये दक्ष के कौशल के कारण था। केवल सम्राट लू को यकीन था कि ये दक्ष की तलवार के कारण था। उसने देखा था कि पिछली बार तलवार ने उसके हमले को ऐसे निगल लिया था जैसे कि वह कुछ भी नहीं था। वह तलवार निश्चित रूप से कुछ खास थी। अजीब बात यह है कि उसमें कोई ग्रेड नहीं था। आखिर तलवार क्या थी? उसने सोचा। वह ये नहीं जानता था कि तलवार का कोई ग्रेड नहीं था, बल्कि तलवार ऐसी चीज थी जो ऐसी लगती थी जैसे उसका कोई ग्रेड नहीं था। अगर यहाँ के सम्राटों को तलवार का असली ग्रेड पता होता
तो वे इस तलवार के दीवाने हो जाते। तलवार को पाने के लिए युद्ध भी हो सकता था, क्योंकि यह एक ऐसा हथियार था जो दुनिया में सबसे ऊपर था। यह एक देव श्रेणी की तलवार थी। तलवार रखने वाले एकमात्र अन्य लोग स्वर्गीय दानव सम्राट थे, जो भयभीत स्वर्गीय राक्षसों पर शासन करते थे। स्वर्गीय सम्राट जो स्वर्गीय देवताओं पर शासन करते थे, और उनके भाई दक्ष गॉड ग्रेड हथियारों के मालिकों की प्रतिष्ठित सूची में नवीनतम सदस्य थे। सौभाग्य से समय की तलवार अलग थी, जबकि अन्य देव श्रेणी के हथियार अपनी भयावह आभा के कारण स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकते थे। समय की तलवार में कोई आभा नहीं थी, यह समय की तरह ही था, शांत और अविचल। आधे मीटर पहले ही दक्ष द्वारा नष्ट कर दिए गए थे, जबकि बाकी आधे का उससे कोई संबंध नहीं था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वे दूसरों को नुकसान पहुंचाने जा रहे थे या नहीं, और सम्राट उनकी रक्षा कैसे करेंगे। शेष उल्का सम्राटों द्वारा बनाए गए अवरोध पर गिरी, जिससे अवरोध हिलने लगे। बैरियर के नीचे बैठे दर्शक अपनी जान के लिए डरे हुए थे, क्योंकि उनके और उनकी मां के बीच सिर्फ एक ही बैरियर था। सौभाग्य से बैरियर कारगर साबित हुए। हल्के झटकों के बावजूद वे पूरी तरह से ठीक थे, क्योंकि उन्होंने लोगों को हमले से बचाया। हाँ, कैसे पूर्वज मेन ये देखकर चकित रह गए कि दक्ष ने हमले का किस तरह से सामना किया। वे 1000 साल तक जीवित रहे थे, लेकिन उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ होते नहीं देखा था। व्यापक ज्ञान होने के बावजूद वे समझ नहीं पाए कि दक्ष ने अभी क्या किया। उसे यह नहीं पता था कि दक्ष को भी नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में ज्ञान का एक छोटा सा अंश घुसने के बाद उसका शरीर अपने आप हिल रहा था। वह जो समझता था उससे यह एक कौशल था। उसे नहीं पता था कि उसे वह कौशल क्यों या कहां से मिला, लेकिन वह कौशल उसे अब तक प्राप्त सबसे महान कौशल और उसके सभी कौशलों में सबसे मजबूत लग रहा था। हालांकि उसने अभी अभी उस हुनर का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह उसमें महारत हासिल नहीं कर पाया था। वह ये भी नहीं जानता था कि उसे दोबारा कैसे इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने जो समझा उसके अनुसार यह एक कौशल था जिसे स्ट्राइक ऑफ टाइम कहा जाता था। इस नाम से उन्हें ये पता चल गया कि उन्हें ये कौशल कहां से मिला होगा। उसके पास समय का नियम नहीं था। समय से जुड़ी एकमात्र चीज जो उसके पास थी वह थी समय की तलवार। क्या ये भगवान का हथियार था जो उसे फिर से कौशल दे रहा था? क्या ये जंग लगी तलवार आखिरकार वह खजाना बन गई थी जो उसे बनना चाहिए था? दक्ष को यकीन नहीं था कि इस बार उसकी मदद वास्तव में समय की तलवार ने की थी, लेकिन उसे यह एहसास था कि यह तलवार की वजह से था। इसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एकमात्र अन्य संभावित व्याख्या ये थी कि ब्लडलाइन मंदिर ने अचानक उसे कौशल देने का फैसला किया, लेकिन यह असंभव था। यह अभी भी उसका परीक्षण नहीं था। पुरस्कार असंभव होना चाहिए। जो भी हो, दक्ष जानता था कि भविष्य में उसे तुम्हारा हुनर सीखना होगा। ये बहुत शक्तिशाली लग रहा था। अपने नए कौशल के बारे में बहुत कुछ बताए बिना दक्ष ने जो मौका मिला था उसका पूरा फायदा उठाया। जब दक्ष ने फिर से अपनी डार्क स्वॉर्ड को घुमाते हुए उसके पीछे टेलीप किया तो पूर्वज कुछ पल के लिए चकित रह गया। दक्ष को गायब होते देख पूर्वज मेंग अपनी हैरानी से बाहर आ गए। ये चौक का समय नहीं था, बल्कि दक्ष के खिलाफ एक सच्चे प्रतिद्वंदी की तरह लड़ने का समय था। उसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। वह ये भी जानता था कि अपने मूल स्थान से गायब होने के बाद दक्ष कहां दिखाई देगा। दक्ष हमेशा पीछे से दिखाई देता था, अंधे स्थान से हमला करता था। दक्ष की स्थिति को जानते हुए सम्राट ने एक बार फिर चकमा देने की कोशिश की, हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शुरुआत में क्षणिक चक्कर ने उसे बहुत देर कर दी थी। जब तक वह बचने के बारे में सोचता, एक तलवार बगल से आकर पूर्वज मेन के शरीर को 2 टुकड़ों में काट देती। उसके शरीर का निचला हिस्सा पहले जमीन पर गिरा, उसके बाद ऊपरी हिस्सा। केवल पूर्वज मेन की आत्मा ही उड़ती हुई पीछे रह गई। छिप जाओ, अब तुम कहां? छिप, मुझे देखने दो, दक्ष ने कहा, और वह पूर्वज की काली आत्मा की ओर उड़ गया, जो उड़कर दूर जा रही थी और एक नया शरीर खोजने की कोशिश कर रही थी। शरीर के बिना मूल रूप से उसके पास कोई ताकत नहीं थी। वह सबसे कमजोर थी। मैं तुम्हारा मेहमान हूं, मुझे बचाने की कोशिश न करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम सच में युद्ध जीतने के लिए इतना नीचे गिर रहे हो? मैं लड़के के शरीर से बाहर आया क्योंकि तुम उसकी 3 इच्छाएं पूरी करना चाहते थे। अब अपने मेहमान को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ऐसा लग रहा था कि कोई उम्मीद नहीं है। आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था। सबसे करीबी व्यक्ति शायद कियान यू थी, जिस पर भूत सवार हो सकता था, लेकिन वह भी अपने पिता के पास खड़ी थी। पूर्वज मेन को पता था कि अगर उसने उसके पास जाने की कोशिश भी की तो उसके पिता उसे ही फटकार लगाएंगे। जहां तक दर्शकों की बात है तो वे बहुत दूर थे। बच्चे रुको, सम्राट डू ने दक्ष को आवाज दी और उसे रोकने की कोशिश की। मैं भगवान की कसम खाता हूं कि अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह जानता था कि वो इतनी जल्दी दक्ष के करीब नहीं पहुंच सकता। डार्क स्पिरिट इतनी देर तक जीवित नहीं रहने वाली थी कि वह उस आदमी को बचा सके। उसके और डार्क स्पिरिट के बीच पहले से ही बहुत दूरी थी जिसका दक्ष पीछा कर रहा था। डार्क स्पिरिट की मदद करने का एकमात्र विकल्प दक्ष को खुद ही रोकना था। दुर्भाग्यवश उसकी चेता अनसुनी हो गई और दक्ष ने आखिरी हमला कर दिया। एक ही हमले ने डार्क स्पिरिट को नष्ट कर दिया जो मदद मांग रही थी। यह सब बहुत तेजी से हुआ, लेकिन ये खत्म हो गया। डार्क स्पिरिट मर चुकी थी। यह अच्छा लग रहा है। दक्ष ने डार्क स्पिरिट को नष्ट करने के बाद शांति से खड़े होकर कहा, जो मैं करना चाहता था उसे
सफलतापूर्वक करने से मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और फिर से एक पोर्टल उसके पास प्रकट हो गया। रुको, तुम भाग नहीं सकते, मुझे मेरे बेटे के बारे में बताओ। सम्राट लू दक्ष को पकड़ने के लिए उसकी ओर उड़ रहा था, तभी उसने उस पोर्टल को देखा। वह जानता था कि इसका क्या मतलब है। दक्ष भाग रहा था। तुम्हें लगता है कि मेरे बारे में झूठ बोलने के बाद मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा? दक्ष ने जोर से हंसते हुए पूछा, जबकि वह आलस से द्वार के अंदर रुक गया था, जबकि सम्राट बस कुछ मीटर की दूरी पर था। जब सम्राट वहां पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी और द्वार बंद हो गया। वह कमीना, मैं किसी दिन उसे मार डालूंगा, सम्राट लू ने हवा में खड़े होकर कहा। खोया हुआ दक्ष की हंसी अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी, क्योंकि वह सोच रहा था कि उस पागल आदमी ने उसके बेटे के साथ क्या किया होगा। वह आया, सब कुछ नष्ट कर दिया और चला गया। सम्राट लू ने बड़बड़ा हुए कहा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कर सकते हैं। जिस व्यक्ति से उसका मुकाबला होना था वह मर चुका था। भले ही उसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा थी, लेकिन कोई भी इस पर यकीन नहीं करने वाला था। बिना दावेदार के प्रतियोगिता कैसे आगे बढ़ेगी? सम्राट दो, अब जब इतना कुछ हो चुका है तो आपको क्या लगता है कि हमें इस आयोजन को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए? पिछली लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई थी, हम विजेता की घोषणा नहीं कर सकते? डार्क वर्ल्ड के सम्राट ने पूछा और वह सवाल उठाया जो पहले से ही सभी के मन में था। मुकदमा खत्म हो गया है। जहां तक नतीजे की बात है, हम दुनिया की बैठक में इस पर चर्चा करेंगे। चूंकि हम भी अपने मेहमानों को निराश करने के कारण दोषी है, इसलिए मैं एक प्रस्ताव रखूंगा कि पुरस्कार और विजेता के अधिकार हमारे दोनों विश्व के बीच समान रूप से विभाजित किए जाए। सम्राट डू ने आह भरते हुए कहा, जीत के तने करीब आकर भी आधे अधिकार खोना निराशाजनक बात थी, लेकिन यह जरूरी भी था। हालांकि उन्हें पता था कि वे जीतने जा रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए यह अभी भी अनिश्चित था। किसी को भी अपने इरादों के बारे में संदेह न हो, इसके लिए उसे निष्पक्ष होना आवश्यक था। ट्रिसन साम्राज्य के शाही शहर से बहुत दूर दक्ष अभी पोर्टल से बाहर निकला था। वह रॉयल सिटी के बाहर एक जंगल में आ गया। जैसे ही वह बाहर आया, उसने थककर जमीन पर गिरते हुए अपनी स्टोरेज रिंग में डार्क स्वॉर्ड रख लिया। लड़ाई आसान लग रही थी, लेकिन इसने उसके शरीर पर गहरा असर डाला था। सबसे ज्यादा असर उस नए हुनर के इस्तेमाल पर पड़ा। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस हुनर ने उसे पूरी तरह से चूस लिया है। उसके बाद उसके पास सिर्फ थोड़ी सी क्यूई बची थी। जब तक उसने डार्क स्पिरिट को नष्ट किया, तब तक वह लगभग ली और ऊर्जा से रहित हो चुका था, इसलिए उसने वहां और अधिक समय तक रहने की जहमत नहीं उठाई और पोर्टल के माध्यम से निकल गया। वह एक पेड़ के सहारे अपनी पीठ टिका कर जमीन पर बैठ गया और अपनी सांस को शांत करने की कोशिश करने लगा। वह कौशल बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत बुरा भी था। इसने मेरी लगभग सारी ऊर्जा खर्च कर दी। मुझे इस कौशल को और अधिक समझने की आवश्यकता है, उसने बुदबुदाते हुए कहा और अपने शरीर को कुकू ऊर्जा देने के लिए अपने भंडारण रिंग से एक सेब निकाला और खाने लगा। मुझे खुशी है कि तुम बच निकले, कम से कम तुम इतने पागल तो नहीं हो कि कमजोर होने पर भी पीछे रह जाओ। मुझे खुशी है कि तुम बच निकले, कम से कम तुम इतने पागल तो नहीं हो कि कमजोर होने पर भी पीछे रह जाओ। जून दक्ष के पास आए और उसके बगल में बैठ गई। उनके कंधे एक दूसरे को छू रहे थे। तुम सच में सोचते हो कि मैं मरने के लिए पीछे रहूं? मैं जानता हूं कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। जब मेरे पास मेरी क्यूई होगी तो मैं किसी से नहीं डरूंगा, लेकिन इसके बिना पीछे रहना बेकार है, खासकर जब मैंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। दक्ष ने जून को जवाब दिया, तुम अब भी सोचते हो कि मुझे तलवार का उपयोग नहीं करना चाहिए? उसने जूनन से पूछा। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ। यदि तुम सुनना नहीं चाहती हो तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। जून ने आह भरते हुए उत्तर दिया, मैं तुम्हें सीधे सीधे बता दूंगा। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इस तलवार का इस्तेमाल करना बंद नहीं करूंगा। यह एक बेहतरीन हथियार है और संभवतः मेरे पास मौजूद सबसे शक्तिशाली हथियार है, और मुझे अभी भी लगता है कि इस तलवार के बारे में कई रहस्य हैं जिन्हें सुलझाया जाना बाकी है। मैं इसका इस्तेमाल जारी रखना चाहता हूं, दक्ष ने जवाब दिया। कौन से रहस्य? जून ने पूछा। तलवार पर जंग, जितना अधिक मैं इसका उपयोग करता हूं यह उतनी ही कम होती जाती है, और जितनी अधिक ये जंग कम होती जाती है उतना ही मैं इस तलवार से जुड़ा हुआ महसूस करता हूं। मुझे लगता है कि यह और भी मजबूत होती जाती है। मैं इस तलवार को देखना चाहता हूं और ये देखना चाहता हूं कि इसमें जंग ना होने पर यह कितनी मजबूत हो सकती है। दक्ष ने उत्तर दिया और दूर तक देखा। सवाल यह है कि क्या आप तलवार को उसकी पूरी क्षमता से संभाल सकते हैं जब आप पहले से ही अपनी भावनाओं के कारण कठिन समय से गुजर रहे हैं, जबकि यह अभी भी थोड़ा भी जागृत नहीं हुई है? जुन ने जवाब में दक्ष से पूछा, भावनाओं के साथ कठिन समय? मैं अभी भी नहीं समझ पाया कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दक्ष ने जवाब दिया, जो भ्रमित लग रहा था। अब जब तुम थक गई हो तो मेरी बात क्यों नहीं सुनती? अपनी आंखें बंद करो और यहाँ आने के बाद तुमने जो कुछ भी किया और जो कुछ भी किया उसके बारे में ध्यान से सोचो। मैं कुछ नहीं कहूंगी, मुझे यकीन है कि तुम खुद ही समझ जाओगी। जुन ने गायब होने से पहले दक्ष से कहा, सोचो मैंने क्या किया? दक्ष ने सोचा जैसे वह खुद
खुद से बात कर रहा हो। उसने कुछ और सेब खाए, उसके बाद उसने वही करने का फैसला किया जो जुन ने कहा था। चूंकि वह इतनी निश्चित लग रही थी इसलिए यह कोशिश करने लायक था। ऐसा नहीं था कि उसने जो किया और जिस तरह से उसने स्थिति को संभाला उसे याद करके उसे कुछ भी खोने वाला था। वह सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर लेने लगा। उसे वह क्षण याद आ गया जब उसने मिंगू की मदद करने के लिए पेजेन को मार डाला था। वह अपनी योजनाओं के साथ ऐसा करने में बहुत चतुर था, जबकि उसके पास उसे खुलेआम युद्ध में मारने की क्षमता थी। उसके बाद वह उस आदमी का रूप धारण करके परीक्षण के पहले चरण में शामिल हो गया। उसे इसमें तीसरा स्थान मिला और उसे इस दुनिया में आने की अनुमति दी गई। फिर उसने कियान यू के साथ युद्ध किया। भले ही वह अपनी विशुद्ध क्रूर शक्ति का उपयोग करके कियान यू को हराने की क्षमता रखता था, फिर भी उसने एक पल के भीतर उसे हराने के लिए अपनी योजनाओं और अपने कानून का उपयोग किया। अजीब बात है, जब मैं अपनी ताकत से उन्हें हरा सकता था तो मैंने षड्यंत्र क्यों अपनाए। वह उलझन में बुदबुदा आया। सिर्फ तभी नहीं बल्कि शय से ही वह हर चीज को योजनाओं के जरिए या कम से कम उन सभी चीजों के जरिए निपटा रहा था जो वह कर सकता था। उसने क्रूरता से नहीं बल्कि चतुराई से लड़ाई लड़ी। जब वह डार्क सोल सेक्ट में था या जब वह घोस्ट टेम्पल में था तब भी यही था। ब्लडलाइन टेम्पल के ट्रायल्स में भी यही था, क्योंकि वह सुरक्षित था, क्योंकि मैं बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं आलसी था और आसान रास्ता चाहता था। अजीब है, लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगा कि वे योजनाएं बुरी नहीं थी। उन्होंने मुझे वैसे भी सफलता दिलाई, भले ही उन्हें थोड़ा अधिक समय लगा। प्रयास और जोखिम बहुत कम थे। उन्होंने धीरे से कहा। उसने भविष्य के बारे में सोचा और कैसे वह मिंगू के पिता से मिला। रास्ते में उसने अभ्यास के लिए समय की तलवार का इस्तेमाल किया और उसे लगने लगा कि उसके पास ताकत है। वह सोचने लगा कि वह आखिर क्यों छिप रहा था। उसे छिपने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ एक एहसास था। उसे पता था कि अंदर से वह आजाद होना चाहता था। उसका दिल चाहता था कि वह पूरी ताकत से लड़ाई में उतर जाए, लेकिन उसका दिमाग उसे काबू में रख रहा था। लेकिन इस लंबी यात्रा में उसका दिल किसी तरह उसके दिमाग पर हावी होने लगा था। जिस तरह से उन्होंने लू वान की योजना को संभाला या जिस तरह से उन्होंने इसके बाद की स्थिति से निपटा, उससे उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया है। जैसे जैसे वह शांत मन से सोचता गया उसे पता चला कि वह समस्याओं को बिना जटिल बनाए बहुत आसानी से हल कर सकता था। जुन सही था, उसने मूल रूप से अपने दिमाग से सोचना बंद कर दिया था और अपने आवेग के कारण अपने दिल से सोचना शुरू कर दिया था। अब मुझे ये बात समझ में आ गई, तो यह वही था जिसके बारे में जून बात कर रही थी। उसका मतलब था कि मैं आवेगशल हो रहा हूँ, दक्ष ने भो हुए कहा। लेकिन मुझे यह आवेग पसंद है। बहुत अधिक सावधानी भी बुरी है, लेकिन बहुत अधिक आवेग भी बुरा है। मुझे भविष्य के लिए दोनों के बीच एक सही संतुलन बनाने की आवश्यकता है, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने आवेग को नियंत्रण में रखना सीखना होगा, उन्होंने कहा। उसकी बातें सुनकर कसन खुश हो गई। वह जानती थी कि वह सही रास्ते पर है। उसे अपनी नई कमियों का एहसास हो रहा था और साथ ही अपनी पुरानी कमियों को भी समझ रहा था। केवल एक सही संतुलन बनाकर ही वह दोनों कमियों को दूर कर सकता है। वह जानती थी कि यह एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन अब जब वह जान गया था तो वह खुद को फिर से खोजने के इस लंबे और थकावट पर चल सकता था। ये पता लगाना कि वह वास्तव में क्या था और चीजों को देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या था। दक्ष उन घटनाओं के बारे में सोचता रहा जो पहले हो चुकी थी। उसे नियति का नियम याद आया। उसने ये भी सोचा कि कैसे वह मिंगू के भाई को मारने गया था बिना किसी स्पष्टीकरण के, लेकिन सीधे सीधे ये कहकर कि वह मिंगू को मारने जा रहा है। ओह, मुझे और अधिक उत्तर देने चाहिए थे, अधिक स्पष्टीकरण बेहतर होता। मैं मूर्ख हूँ। अगर कोई और उसकी जगह होता तो वह भी गलत समझ सकता था। मिंगू के शब्द याद आते ही उसके होठों से एक गहरी आह निकल गई। कैसे उसने उस पर आरोप लगाया था और उसे कभी वापस न आने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी यह जानकर दुख होता है कि उसे मुझ पर भरोसा नहीं था। उसने मिंगू के साथ बिताए सभी पलों के बारे में सोचते हुए कहा। उसके शब्द, वह जो कुछ भी कहती उससे बिल्कुल अलग थे। उसने मुझे जाने के लिए कहा। जब वह बात कर रहा था तो अचानक उसे कुछ एहसास हुआ और उसकी आंखें खुल गई। वह चौंक कर खड़ा हो गया। ये सही है, मैं इसे कैसे नहीं समझ सकता। तो वह यही करने की कोशिश कर रही थी। वह मूर्ख, अपने भाई और मुझे बचाने के लिए उसने झूठ बोला। उसने निराश होकर अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, अब तुम्हें समझ में आया। पिछली बार मैं यही बात तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। तुम हाल ही में बहुत चिड़चिड़ी, तुम हर उस चीज में इतने डूबे हुए थे जो चल रही थी और तुमने अतीत के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, इसलिए तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब तुमने ध्यान दिया तो तुम्हें एहसास हुआ। जुन ने दक्ष से कहा जो उसके पास आ गया, तुमने मुझे सीधे शब्दों में क्यों नहीं बताया कि मैंने क्या गलत किया, बजाय इसके कि तुम इस बात को इतना लंबा खींचती रही। दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे इसकी थोड़ी भरपाई करने की कोशिश करनी चाहिए। वह फिर से बैठते हुए बुदबुदा आया, लेकिन पहले मुझे अपनी ऊर्जा वापस पाने की जरूरत है। अगर मैं उड़ना शुरू कर देता हूँ और कोई मुझे बाहर देख लेता है तो सम्राट मेरी पूंछ पर होंगे। मैंने पहले ही 2 लंबी दूरी के टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया है। कम से कम मेरे पास बाद में खुद को बचाने
जाने के लिए ताकत तो होनी चाहिए, ये सही है। जून ने सहमति जताई। जब दक्ष ने आराम किया और अपने शरीर को पुनः ऊर्जा प्रदान की तो जून भी उसके साथ थी। उसने नकली दुनिया के अंदर भी नजर रखी जहां वह देख रहा था कि हर कोई बेहोश जीशान की देखभाल कर रहा है। उन्होंने पहले ही उसे उपचार की गोलियां दे दी थी और अब उसे आराम करने दिया जा रहा था। उसे आराम करते देख दक्ष उसे बाहर नहीं ले गया, वह जगह उसके लिए यहाँ जमीन पर लेटने से बेहतर थी। जून ने यह भी कहा कि जीशान के लिए वहां रहना बेहतर था। उसके अनुसार डार्क स्पिरिट के शरीर से चले जाने के बाद उसे अपनी पुरानी आत्मा के जागने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। चूंकि दक्ष के पास बदलने के लिए कुछ नहीं था इसलिए उसने उसे नहीं बुलाया। उसने जीकी को सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया था कि वह ठीक है और उसे उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे यह बताने के बाद उसने उसे नकली दुनिया में वापस भेज दिया ताकि वह भी सबको इसके बारे में बता सके जबकि वह यहाँ आराम कर रहा था। मैं पहले से ही बोर हो रहा हूँ और अभी 20 मिनट भी नहीं हुए हैं। दक्ष ने थोड़ी देर बाद शिकायत की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन यहाँ बैठे रहना उसके लिए बोरिंग था। जुन, क्या तुम उस कौशल के बारे में जानते हो जो मैंने पहले इस्तेमाल किया था? वह अजीब कौशल, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ये समय की तलवार से मिला है? उसने समय बिताने के लिए सवाल पूछना शुरू कर दिया, वे सवाल जिनके बारे में उसे उत्सुकता थी। तुम्हारा मतलब है कि तुमने अंत में हमलों को नष्ट करने के लिए जो कौशल इस्तेमाल किया था? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि यह समय की तलवार का काम है। जून ने उत्तर दिया। किरदंत के अनुसार गॉड ग्रेड हथियार उन सभी कौशलों को जानते हैं जो उनके पिछले मालिकों ने इस्तेमाल किए थे। वे सभी कौशल हथियारों के अंदर रहते हैं। आपको जो कौशल मिला है वह उसके पिछले मालिकों के कौशलों में से एक होना चाहिए। उसने कहा, तो क्या इसके अंदर और भी कौशल होंगे? हाँ, तार्किक रूप से और भी होना चाहिए, और अगर पिछले मालिकों में से किसी के पास ऐसा मजबूत कल था तो वे भी कमजोर नहीं होंगे, इसलिए उनके कौशल बहुत अच्छे होने चाहिए। जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने कहा, हालांकि मुझे लगता है कि यह हथियार आपको आवेगशल बनाता है और आपकी ताकत को अनियंत्रित बनाता है, लेकिन कुछ पहलुओं में ये काफी अच्छा भी है, इसलिए इन हथियारों को सभी हथियारों का देवता कहा जाता है। अगर तुम जो कह रहे हो वह सच है और तलवार ही मुझे आवेगशल बनाती है तो मुझे खुद को और अधिक नियंत्रित करने का तरीका खोजना होगा। मैं तलवार का उपयोग करना बंद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ताकत की सख्त जरूरत है। मैं केवल नकारात्मकता को दूर करने की कोशिश कर सकता हूं। मुझे अपने दिमाग को और अधिक संयमित करने की जरूरत है ताकि मैं सुनिश्चित कर सकूं कि मैं क्या कर रहा हूं। दक्ष ने जुन से कहा। समय धीरे धीरे बीतता रहा और दक्ष जंगल के अंदर रहकर अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर रहा था। दूसरी ओर ट्रिसिन साम्राज्य के शाही शहर के अंदर उसकी तलाश चल रही थी। यह बेकार है, वह आदमी भागने में माहिर है, वह कड़ी सुरक्षा के बावजूद 2 बार मेरे शहर से भाग गया। यह उसके अंतरिक्ष के नियम की वजह से है जो एक बहुत ही दुर्लभ क्षमता है। वह लंबी दूरी तक टेलीप कर सकता है, उसे इतनी आसानी से ढूंढ पाना असंभव है। वह शायद बहुत पहले ही गायब हो चुका है। सम्राट लू ने ट्रिसिन के सम्राट से कहा जिसने खोजक आदेश दिया था, जबकि अन्य सम्राट दक्ष को पकड़ने की उम्मीद कर रहे थे। सम्राट लू जानता था कि वे भोले थे, वह जानता था कि उसे दक्ष को खोजने के लिए एक अलग तरीका खोजने की जरूरत है। जहां तक वह हो सकता है उसे कोई अंदाजा नहीं था। जंगल में वापस आकर 1 घंटा बीत चुका था और दक्ष जाने के लिए पूरी तरह तैयार लग रहा था। क्या तुम मिंगू को वापस लाने के लिए एस्टेरिया वापस जाने का मन कर रहे हो? जन ने दक्ष से पूछा जब वह फिर से खड़ा हुआ। मुझे कम से कम उससे बात तो करनी ही चाहिए। जहां तक एस्टेरिया के पास वापस जाने की बात है तो ये सही है, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य अलग है। 20 दुनियाएं इस झूठ पर विश्वास करती हैं कि मैंने एक लड़की को मजबूर किया। अब सच्चाई सामने आने का समय आ गया है। पहले मैं अपनी जल्दबाजी के कारण परेशान नहीं हुआ, लेकिन अब कुछ कदम उठाने का समय आ गया है। दुनिया को सच्चाई दिखानी चाहिए और मेरी बेगुनाही साबित करनी चाहिए। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा जैसे उसके दिमाग में कोई बुरी योजना चल रही हो। अब वह जानता था कि उसे क्या करना है। मुझे आशा है कि आप सफल होंगे, जुन ने दक्ष से कहा। दक्ष ने सर्प सम्राट को बाहर निकाला। मैं वापस आ गया। बेबी तालिया कहाँ है? जयिका कहाँ है? जैसे ही सांप सम्राट बाहर आया उसने कहा, हम किसी रियलिटी शो में नहीं है, कोई नकली जयिका नहीं होगी। दक्ष ने आलस से जवाब दिया, बड़ा हो जाओ, हमें जाना है। हम रियलिटी शो? वह क्या है? स्नैक मोनाक ने उलझन में पूछा। कुछ नहीं, बड़ा हो जाओ, जाने का समय हो गया है। तुम बोरिंग हो, तुमने मुझे वापस भेज दिया। जब पिछली बार उन सभी छोटी छोटी चीजों को उनकी जगह दिखाने के लिए मेरी तारीफ होनी चाहिए थी। मैं अभी भी परेशान हूँ, स्नैक मोनाक ने शिकायत करते हुए आह भरी। लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरे सबसे बड़े अधीनस्थ हो। मेरे पीछे पड़ जाओ। जहां तक तारीफ की बात है, चिंता मत करो, बाद में तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। बस मुझे वहां ले चलो जहां मैं जाना चाहूं और नाटक देखो। दक्ष ने कहा। स्नैक मोना धीरे धीरे बड़ा होता गया, हालांकि वह बहुत बड़ा नहीं हुआ, बस इतना बड़ा हुआ कि एक एक व्यक्ति को उठा सके। दक्ष सांप सम्राट पर चढ़ गया जो उसे ले जाने वाला था। जैसे ही उन्होंने सर्प सम्राट को दिशा निर्देश बताए वे अपने गंतव्य की ओर उड़ने लगे तथा जो भी गलतियां हुई थी उन्हें सुधारने के मिशन पर निकल पड़े। स्नेकी, मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा
नहीं जानता, मुझे लगता है कि पिछली बार मैं भूल गया था, लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम्हें अब भी नहीं पता कि वह क्या था? दक्ष ने सांप सम्राट से पूछा। ओह मुझे पता है, मुझे बहुत पहले से पता था। जब तुम डाक ओक को बाहर लाए तो मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या खोज रहा था। यह वह ओक था जिसने मुझे वहां आकर्षित किया था। दुर्भाग्य से मैं तुमसे पहले मिला था और तुम उस ओक को चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए उसका बलिदान कर दिया। सांप सम्राट ने दक्ष के सवाल का जवाब दिया। ठीक है, मैं स्पष्टीकरण पर विश्वास कर सकता हूँ कि आप उस लोब को खोजने की कोशिश कर रहे थे जिसे मैं चाहता था, लेकिन आपने इसे मेरे लिए बलिदान कर दिया और मुझे बताया भी नहीं। आप उम्मीद करते हैं कि मैं इस पर विश्वास करूं? अब जब आपने वह भावनात्मक बहाना समाप्त कर दिया है तो मुझे सच बताओ। दक्ष ने आलसी ढंग से उत्तर दिया। उसे सांप सम्राट की कहानी के उत्तरार्ध पर विश्वास नहीं हुआ तो तुम्हें अपने सम्राट पर विश्वास नहीं है? सर्प सम्राट ने आहत होते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, दक्ष ने आलस से जवाब दिया। आह ठीक है, मैं उससे आकर्षित था, लेकिन जब मैंने उसे छुआ तो मुझे घृणा महसूस हुई। मैं उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें उसे लेने दिया, अन्यथा मैं उसे निगल जाता। सांप सम्राट ने सच बताते हुए कहा, पकड़े जाने से नाराज? अब ये बात ज्यादा विश्वसनीय लगती है। खैर मुझे अपने बारे में बताओ, तुम असल में कहाँ पैदा हुए थे? मुझसे मिलने से पहले तुम कैसे रहते थे और तुम्हें इतना शेखी बारना किसने सिखाया? दक्ष ने इस लंबी यात्रा में कुछ समय बिताने की कोशिश करते हुए पूछा। हम ना मारना, मैं कभी डींग नहीं मारता, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। मैं अपने पिता की तरह हूँ जो हमेशा सच बोलते थे। सांप सम्राट ने गर्व से उत्तर दिया। तो तुमने यह अपने पिता से सीखा है? अब मैं समझ गया, दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। वह तुम्हारे जैसे ही थे। जहां तक मेरे जन्म का सवाल है तो बेशक मेरा जन्म मेरे घर पर ही हुआ। तुम बेवकूफ हो, तुम्हें बताना चाहिए कि वह घर कहाँ था। और क्या तुम्हारे जैसे और भी सांप सम्राट अस्तित्व में हैं? मैंने सुना है कि तुम लोग बहुत दुर्लभ हो। दक्ष ने पूछा। दुर्लभ? मुझे लगता है कि जब हमारा पूरा इलाका नष्ट हो जाएगा तो हम दुर्लभ हो जाएंगे। मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरे गांव से केवल मैं ही जीवित बच पाया था। सांप सम्राट ने आह भरते हुए कहा। हाँ, तुम्हारा घर मिटा दिया गया? किसने? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। कुछ लोगों द्वारा। पुरानी चीजों को वापस लाना उचित नहीं है, इसलिए अब इसके बारे में बात करना बंद करो। मैं कभी भी उन्हें फिर से याद नहीं करना चाहता। सांप सम्राट ने जवाब देने से इनकार करते हुए कहा। ठीक है, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन बस याद रखना तुम मेरे दोस्त हो। मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, चाहे तुम कितने भी बेशर्म और परेशान करने वाले क्यों ना हो। तुमने मेरी बहुत मदद की है और मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, बस इतना याद रखना। दक्ष ने सांप सम्राट से कहा। यदि तुम कभी बदला लेना चाहोगे और उन लोगों को ढूंढोगे जिन्होंने तुम्हारे परिवार को नष्ट किया है तो मैं उन्हें नष्ट करने से पहले दोबारा नहीं पूछूंगा। उन्होंने सांप सम्राट की पीठ थपथपाते हुए कहा। हाँ, क्या तुम इस सम्राट के लिए भावुक हो रहे हो? चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं होगी। मैं ही हूँ जो जरूरत पड़ने पर स्वर्गीय सम्राट और स्वर्गीय राक्षसों की मदद करता हूँ। मुझे खुद मदद की क्या जरूरत होगी? यह सम्राट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। सांप सम्राट ने हंसते हुए कहा। तो तुम फिर से शेखी बारने लगे हो? जो भी हो, कभी कभी यह मेरे लिए कुछ हद तक मनोरंजक होता है, बस इसे ज्यादा मत करो। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। समय धीरे धीरे बीता जा रहा था और दक्ष एस्टेरिया साम्राज्य की ओर उड़ रहा था। विश्व परीक्षण समाप्त हो गया और सभी प्रतिभागी और दर्शक अपनी अपनी दुनिया में वापस चले गए। सम्राट मेन का सबसे बड़ा बेटा ही पीछे रह गया था, क्योंकि तकनीकी रूप से अब वह सम्राट था। उन्हें भी इस दुनिया की बैठक में परिणामों पर चर्चा करनी थी जो अब उसे भी मिलने वाली थी। सम्राट लू पहले ही एस्टेरिया साम्राज्य में वापस जा चुके थे। वे दक्ष के लिए यहाँ आए थे। जब वह आदमी खुद चला गया तो उसे वहां रहने का कोई मतलब नहीं लगा। फिर भी वापस जाने के लिए टेलीप का इस्तेमाल करने के बजाय उसने अपने पालतू जानवर का इस्तेमाल किया। वह बिना किसी शॉर्टकट के लंबा रास्ता तय करना चाहता था, इस उम्मीद में कि वह रास्ते में दक्ष को ढूंढने में सक्षम हो सकता है। किसी भी मामले में उसने दक्ष को खोजने के लिए पीछे रहने का कोई मतलब नहीं समझा। बातचीत में समय तेजी से बीतने के कारण वापसी की यात्रा छोटी लगने लगी और जब दक्ष बात नहीं कर रहा था तो वह अपना समय साधना में बिता रहा था ताकि खुद को और भी मजबूत कर सके। उस समय वह साधना कर रहा था, तभी उसने सांप सम्राट की आवाज सुनी। हम यहाँ वापस आ गए हैं, जागो। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए दक्ष को एहसास हुआ कि यह सच था। वे वास्तव में एस्टेरिया साम्राज्य में वापस आ गए थे। उसे लगा कि यात्रा बहुत तेज थी। यह अच्छा है, मुझे रॉयल सिटी ले चलो और रास्ते में आने वाले सभी शहरों से बचते हुए चलो। दक्ष ने सांप सम्राट को निर्देश दिया, जिसने अपना सिर हिलाया। सांप सम्राट ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। शहरों के बीच से जाने के बजाय वह उनके आसपास से उड़कर उनके हवाई क्षेत्र से बच निकला। मुझे तुम्हारा वही पुराना रूप पसंद था जो किसी भी चीज से बचने की जहमत नहीं उठाता था, लेकिन तुम फिर से अपने पुराने रूप में आ गए हो। ये बहुत बुरा है। अब मैं तुम्हारी वजह से शॉर्टकट के बजाय लंबा रास्ता अपना रहा हूँ। उसने
स्नेक मोनाक ने शिकायत की। ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ, ये योजना का हिस्सा है। ने मुझे ट्रिसिन में देखा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एस्टेरिया वापस आ गया हूँ, तभी मेरी योजना आगे बढ़ सकती है। हर चीज का हलबल से नहीं निकाला जा सकता। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ दिखा दूंगा। इस बार तुम्हें आगे की पंक्ति की सीटें मिलेंगी, दक्ष ने सांप सम्राट से कहा, जिसने अपना सिर हिलाया। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आप क्या क्या करने जा रहे हैं, सांप सम्राट ने उत्तर दिया। लंबा रास्ता तय करने के बावजूद अपनी तेज गति के कारण सर्प सम्राट को रॉयल सिटी तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा, तो हम अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। मैं इसे टाल नहीं सकता क्योंकि तुम यहीं जाना चाहते हो। क्या मुझे अंदर घुस जाना चाहिए, सर्प सम्राट ने दक्ष से पूछा जब वह एस्टेरिया के शाही शहर के बाहर रुका था। हाँ, मैं यहीं नीचे जाऊंगा, इस तरह अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम भी छोटे हो जाओगे। चूंकि तुम मेरे साथ जाओगे इसलिए जितना हो सके उतना छोटा रहो और अपने आप को मेरी बाह के चारों ओर छिपा हो। मैं तुम्हें एक कंगन की तरह इस्तेमाल करूंगा, दक्ष ने सांप सम्राट से कहा। क्या कंगन, क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं, मेरा मतलब शाब्दिक कंगन से नहीं है, मेरा मतलब है इस तरह से आप अपना भेष बदल सकते हैं या आप आराम करने के लिए हमेशा ब माउंटेन पर वापस जा सकते हैं। मुझे लगा कि आप मेरे साथ जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो यह और भी तेज होना चाहिए, दक्ष ने आलस से जवाब दिया क्योंकि वह स्नेक मोनाक से नीचे कूद गया। ठीक है, लेकिन केवल इसलिए कि मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या करते हो। यह निश्चित रूप से इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है, सांप सम्राट ने शिकायत की क्योंकि वह दक्ष का पीछा करते हुए छोटी होने लगा था। दक्ष रॉयल सिटी की दीवारों के ठीक बाहर खड़ा था, वह मुख्य प्रवेश द्वार के पास कहीं भी नहीं था क्योंकि उसने आधिकारिक तरीकों से प्रवेश करने की योजना नहीं बनाई थी। इसके बजाय उसकी योजना अलग थी। वह शांति से खड़ा होकर उस वस्तु को देख रहा था जो उसके हाथ में थी। उसके हाथ में एक सामान्य सा दिखने वाला मुखौटा था जिसे सांप सम्राट ने पहचान लिया। तुम भेष बदलने जा रहे हो, सर्प सम्राट ने शरारत के मुखौटे को देखते हुए आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, मुझे ऐसा करते हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब समय आ गया है। जैसा कि मैंने कहा, यह समय ताकत के साथ चीजों को संभालने का नहीं है, मुझे कुछ साबित करना है और मैं इसे उसी तरह साबित करूंगा जिस तरह से मुझे करना है, जिसके लिए यह जरूरी है, दक्ष ने जवाब दिया और उसने अपना चेहरा बदलते हुए शरारत का मुखौटा अपने चेहरे पर लगा लिया। उनका नया लुक उनके पिछले आकर्षक लुक से कहीं ज्यादा साधारण था। यह ऐसा कुछ नहीं था जो ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला हो। चलो अब अंदर चलते हैं। वह धीरे से बुदबुदाते हुए गायब हो गया। एस्टेरिया साम्राज्य की रानी उसके कमरे में थी। मिंग्यू उसके बगल में बैठा हुआ उसकी देखभाल कर रहा था। एक बूढ़ा आदमी भी उनके पास खड़ा होकर रानी को देख रहा था। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये देखकर मुझे कितनी खुशी हुई। अब आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, अब आपको इस औसत दर्जे के चिकित्सक की मदद की कोई जरूरत नहीं है, बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर जियान, आप निश्चित रूप से मजाक कर रहे हैं, आप साम्राज्य के सबसे अच्छे चिकित्सक हैं, आपको औसत दर्जे का कहना दिन को रात कहने जैसा है। रानी ने हंसते हुए उत्तर दिया। ये सही है सीनियर जियान ने माँ की बहुत मदद की, हम आपके बहुत आभारी है। मिंग्यू ने भी कहा। हाँ, तुम मेरी बहुत तारीफ कर रहे हो। खैर, अब जब तुम ठीक हो गए हो तो ये बूढ़ा आदमी विदा हो जाएगा, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पीछे मुड़कर वह वहां से चला गया। जैसे ही बूढ़ा आदमी चला गया, मिंगू ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, माँ मैं दस्तक। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। वो उठ खड़ी हुई और दरवाजा खोला, ये सोचते हुए कि कौन होगा, यहाँ ज्यादा लोग उन्हें परेशान नहीं करते। हाँ, उसने दरवाजा खोलते हुए पूछा। प्रवेश द्वार पर एक गार्ड खड़ा था। महाराज, किसी ने मुझे ये पत्र आपको देने के लिए कहा था, उसने कहा था कि आपको बता दूं कि यह पत्र सांप सम्राट ने लिखा है, ने मिंग्यू से कहा और उसके जाने से पहले उसे पत्र सौंप दिया। मिंग्यू ने पत्र को देखा, वह दंग रह गई। उसने गार्ड के शब्द सुने, इसे सांप सम्राट ने लिखा है। क्या ये दक्ष के साथ कोई नहीं था? क्या ये संकेत था कि ये दक्ष का पत्र था? वह गार्ड को रोकने के लिए कमरे से बाहर निकली और उस व्यक्ति के बारे में और जानकारी मांगी जिसने उसे पत्र दिया था, लेकिन वह खड़ी रही। लंबे गलियारे में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या वह आदमी कहीं गायब हो गया? वरना वह इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकता था? उलझन में डूबी मिंगी ने फिर से उसके कमरे में कदम रखा और दरवाजा बंद कर दिया। वह जिस रक्षक को ढूंढ रही थी वह महल के दूसरे गलियारे में मुस्कुराता हुआ चल रहा था। आपने कई चरणों से गुजरने के बजाय सीधे उसे क्यों नहीं बताया कि आप क्या चाहते हैं? आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जब चल रहा था तो उसने एक आवाज सुनी, छोटे स्नेकी, तुम समझ नहीं रहे हो? गार्ड ने जवाब देते हुए अपने होंठ खोले, लेकिन अब उसकी आवाज बिल्कुल अलग थी। उसकी आवाज दक्ष जैसी लग रही थी। उस दिन मिंगू अकेला व्यक्ति नहीं था जिसे पत्र मिला था। पत्र कई लोगों को दिया गया था, जिसमें फ्लावर पेविया भी शामिल था, जहां दक्ष पर एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने का आरोप लगाया गया था। जनरल को भी एक पत्र दिया गया जिसने उस लड़की का अंतिम बयान लिया था, जो कथित
व्यवस्थित तौर पर मरने से पहले लिखी गई थी। साम्राज्य के मंत्रियों को और भी पत्र दिए गए। ये सभी पत्र स्पष्टतः एक ही व्यक्ति द्वारा वितरित किए गए थे। उस पत्र में क्या है, मिंगू की मां ने उससे पूछा जब वह अपने हाथ में पत्र को देख रही थी। मिंगू उस पत्र को पूरी गंभीरता से पढ़ रहा था। मिंगू ने कुछ नहीं कहा और पत्र पढ़ना जारी रखा। पत्र पढ़ने के बाद ही उसने अपनी मां को पत्र दिया और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसकी मां भी पत्र पढ़कर दंग रह गई। मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए, उसने अपनी बेटी से कहा, जिसने अपना सिर हिलाया। हाँ, मिंगू ने सहमति जताते हुए कहा कि आगे क्या होगा। अगले दिन की बात है। एक युवक रॉयल सिटी के एक सुनसान कोने में एक खाली पड़ी इमारत में बैठकर शराब पी रहा था। दस्तक दस्तक, दरवाजे पर दस्तक सुनकर उस आदमी ने जवाब दिया, अंदर आइए हम। वह आवाज दरवाजे के बाहर एक पूरी तरह से बख्तरबंद आदमी खड़ा था। आवाज सुनकर वह उलझन में लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस आवाज को पहचान लिया हो। अंदर कदम रखते ही उसने दरवाजा खोल दिया। उस आदमी को देखते हुए बख्तरबंद आदमी खुशी से हंसा। महाराज, ये वास्तव में आप ही है। आपकी आवाज सुनकर मुझे कोई संदेह नहीं था कि यह आप ही होंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सुरक्षित हैं। हाँ, मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन आपको पता नहीं है कि मेरे लिए बचकर निकलना कितना कठिन था। जनरल, युवक ने जवाब दिया और एक और घूंट लिया। महाराज, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बेहतर होगा कि आप महल में आए, आप अधिक सुरक्षित रहेंगे। जनरल ने उस युवक से कहा जो शांति से शराब पी रहा था, बैठो और एक गिलास उठाओ। युवक ने सवाल का जवाब दिए बिना कहा जनरल आगे बढ़े और मेज के पास कुर्सी पर बैठ गए तथा उन्होंने भी शराब का एक गिलास उठा लिया। तुम्हें लगता है कि मैं महल में सुरक्षित रहूंगी? क्या तुम भूल गए कि मुझे महल से ही अगवा किया गया था? वह कमीना दक्ष वाकई बहुत परेशान करने वाला है। उसने मुझे तब अगवा किया जब मैं अपने पिता के पास थी। मुझे यकीन है कि वह महल पर नजर रख रहा है, ये सोचकर कि मैं उससे बचकर वापस वहीं जाऊंगी। अगर मैं ऐसा करूंगा तो वह मुझे पकड़ लेगा, यह एक आपदा होगी। युवक ने उत्तर दिया, तुम सही कह रहे हो, यह एक संभावना है। जनरल ने आह भरते हुए कहा, अगर उस आदमी ने तुम्हें दूसरी बार पकड़ लिया तो वह तुम्हें मार भी सकता है। जनरल ने जवाब दिया, ये सही है, इसीलिए मैंने अपने पिता को यहाँ नहीं बुलाया। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि वह आदमी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। युवक ने जवाब दिया, स्थिति का सार बहुत सरल है। मैं उसके मरने से पहले वापस नहीं आ सकता, इसलिए वापस वास जाने के बाद मुझे बताए पिताजी कि अगर वह चाहता है कि मैं वापस आऊं तो उसे उस आदमी को मारना होगा। उसने आह भरते हुए कहा। वे दोनों काफी देर तक शराब पीते रहे। फिर जनरल ने फिर से बात की, कौन जानता था कि वह आदमी इतना ताकतवर होगा। जब तुमने मुझे उसके बारे में झूठ बोलने को कहा था तो मैंने सोचा था कि वह एक साधारण आदमी होगा जो कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैंने सोचा था कि हमारा जीवन सफल होगा और उसे सजा मिलेगी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। जनरल ने कहा, जो नशे में लग रहा था, हाँ, इसकी भविष्यवाणी कौन कर सकता था? खैर, क्या तुम मुझे फिर से बता सकते हो कि जब तुमने उस लड़की को मारा था तो उसके आखिरी शब्द क्या थे? युवक ने उत्सुकता से पूछा, उसके आखिरी शब्द? हाँ, मुझे अभी भी याद है। वह घबरा रही थी कि उसे सम्राट के सामने झूठ बोलकर दक्ष पर आरोप लगाना पड़ेगा। उसने कहा कि उसने कुछ भी नहीं किया है और उसने बस खुद को उंगली से छुआ है, लेकिन वह अभी भी झूठ बोलने के लिए तैयार थी। उसे विश्वास था कि तुम उसे झूठ बोलने में मदद करोगे। जनरल ने हंसते हुए कहा, लड़की को याद करते हुए वह बोली, लड़की? क्या उसने वाकई सोचा था कि हम उस पर इस तरह का भरोसा करेंगे? अगर उसने सम्राट के सामने झूठ बोला होता तो वह आसानी से पकड़ी जा सकती थी, क्योंकि वह हमारी तरह प्रशिक्षित नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसे एहसास हुआ कि वास्तव में क्या हो रहा था। तब भी जब मैंने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया जिससे ऐसा लगा कि उसने खुद को मार डाला। उन्होंने आगे कहा, मैं वाकई उम्मीद करता हूँ कि बादशाह को इस बारे में कभी पता न चले। वह मुझे झूठ बोलने के लिए जरूर मार डालेगा। उसने आह भरते हुए कहा। उसने शराब का एक और घूंट लिया। हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। हो सकता है कि उसे इसके बारे में पता न हो, लेकिन उसके अलावा हर कोई पहले से ही जानता है। युवक ने आलस से कहा, हो महाराज, आपका क्या मतलब है? जनरल ने दक्ष से पूछा। उसके शब्दों से उलझन में इन शब्दों में कुछ अजीब लग रहा था। तुम पीछे क्यों नहीं देखते? युवक ने अपनी उपहासपूर्ण दृष्टि उठाते हुए पूछा। जनरल ने घबराकर जल्दी से पीछे देखा। क्या इसका मतलब ये था कि कोई उसके पीछे था? क्या? उसके मुंह से एक चौंकी हुई चीख निकली जब उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे क्या था। उसके पीछे एक सुनहरा दर्पण था जो यहाँ हुई हर घटना को दिखा रहा था। ये सब कुछ दूसरे दर्पण पर प्रसारित कर रहा था। अपने पत्रों के माध्यम से दक्ष ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था। अपने कमरों में जिन लोगों को उसने पत्र भेजा था वे सभी अपने दर्पण में ये सब देख रहे थे। यह एक ऐसी कलाकृति थी जिस पर मूल रूप से बहुत खर्च हुआ था, लेकिन ऐसे बहुत से लोग थे जो इसे वहन कर सकते थे। दर्पण से जुड़ने के लिए उन्हें बस दर्पण के पीछे संरचनाओं के क्रम की आवश्यकता थी। समान संरचनाएं बनाकर वे मूल दर्पण से जुड़ सकते थे। इस पत्र के माध्यम से दक्ष ने अपनी जानकारी साझा की थी। जो लोग संभवतः ऐसे दर्पण खरीदने में असमर्थ थे उनके लिए दक्ष ने ऐसे दर्पण छोड़े। वह ऐसी चीजें कैसे प्राप्त कर पाया? ये सरल था। उसने
करने के लिए दर्पण चुराए थे। एकमात्र पत्र जो मूल रूप से रचना में भिन्न था वह पत्र था जो जनरल को दिया गया था। उस पत्र में ऐसे दर्पण और इन संरचनाओं के बारे में कुछ भी नहीं था। इसके अलावा दक्ष ने बड़ी चतुराई से दर्पण को पीछे रखा था, जिससे जनरल के लिए यह पहचानना मुश्किल हो गया कि किसकी पीठ अधिकतर समय दर्पण की ओर रहेगी। महाराज, आपने क्या किया? आपने मेरा पर्दाफाश कर दिया, लेकिन क्या आप भूल गए मेरा पतन आपका पतन है, क्योंकि आपने ही सब कुछ योजनाबद्ध किया था। आप हमारा पर्दाफाश क्यों करेंगे? जनरल ने खड़े होते हुए चिल्लाया। वह क्या? मैंने कहा कि मैं आपका महाराज हूँ। युवक ने बिना किसी भाव के उत्तर दिया और अपना दाहिना हाथ अपने चेहरे की ओर लाया। उस आदमी ने धीरे धीरे अपना मुखौटा उतारा, जिससे उसका चेहरा सामान्य हो गया। युवक का असली चेहरा देखकर जनरल का चेहरा पीला पड़ गया। पर राजकुमार पत्नी दक्ष, उसके सामने जो चेहरा आया वह दक्ष का चेहरा था, किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा जिसके पास इतनी ताकत थी कि वह राजकुमार को सेंट्रियम सम्राट के सामने से अगवा कर सकता था। जो साम्राज्य का सबसे ताकतवर व्यक्ति था वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने शाही महल के अंदर बिना किसी प्रयास के हत्या करने का साहस किया, और फिर भी वह बिना किसी नुकसान के बच निकलने में सफल रहा। महाराज यहाँ नहीं है, उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है, अब सिर्फ तुम ही बचे हो। दक्ष ने शांति से खड़े होकर जवाब दिया। शराब का गिलास अभी भी उसके बाएं हाथ में था, जिससे वह कभी कभी एक घूंट पी रहा था। तुम भी इस मामले में उतनी ही गलत हो जितनी कि वह, क्योंकि तुमने मुझे फंसाया। तुम्हें पता है मैं वापस आकर तुम्हें आसानी से मार सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं चाहे जितनी भी बार सच बोलूं, मेरी पत्नी का वह मूर्ख पिता यह मानने से इनकार कर देता है कि उसका बेटा इतना दुष्ट हो सकता है। जहां तक मेरी पत्नी की बात है तो वह भी बहुत भोली है। वह अपने भाई पर आंख मूंद कर विश्वास करती है। जहां तक इस साम्राज्य के नागरिकों का सवाल है, वे अपने सम्राट की कहीं हर बात पर यकीन करते हैं। इसलिए निर्दोष होने के बावजूद मुझे बलात्कारी के तौर पर फंसाया गया। मुझे तुम्हारी वजह से अपनी सारी मासूमियत खोने पर मजबूर होना पड़ा, इसलिए तुम्हें मारना निश्चित रूप से तुम्हारे लायक था। लेकिन सबसे पहले मुझे अपनी मासूमियत वापस चाहिए, और मुझे इस सबूत को सम्राट लुकी में ठूसना होगा। अब जब मैंने ये कर दिया है तो अब समय आ गया है कि तुम वह पाओ जिसके तुम हकदार हो। दक्ष ने समझाया, और वह धीरे धीरे जनरल की ओर चलने लगा, जो एक कदम पीछे हटता रहा। दक्ष, देखो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। राजकुमार वांग ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, मैं उसे मना नहीं कर सकता था। आखिरकार वह भविष्य का सम्राट बनने वाला था। मैं मजबूर था, मैं दोराहे पर खड़ा था। मेरी दुर्दशा को समझने की कोशिश करो, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पैर पकड़ने और सम्राट के सामने अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार हूँ। मुझे मत मारो। जैसे जैसे जनरल पीछे हटता गया, वह अंततः दीवार तक पहुंच गया, जहां पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह आगे नहीं बढ़ सका। ओह, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं था, ये समझ में आता है, दक्ष ने जवाब दिया। उसने एक और घूंट लिया और वापस मुड़ा। उसने आह भरी समझने के लिए धन्यवाद, आप वास्तव में एक देवता है, आपकी दया के लिए धन्यवाद, जनरल ने कहा, यह महसूस करते हुए कि दक्ष ने उसे माफ कर दिया था। दक्ष वापस मेज की ओर चल रहा था, उसकी चुप्पी को जाने की अनुमति मानते हुए जनरल दरवाजे की ओर जाने लगा। वह जानता था कि उसकी पोल खुल चुकी है और सम्राट उसे सजा देने वाला है, लेकिन मौत से बेहतर तो कुछ भी नहीं था। जब वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि दक्ष के हाथ में तलवार आ गई है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है, मेरे पास भी कोई विकल्प नहीं है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, दक्ष ने कहा। उसकी बातें सुनकर जनरल पीछे मुड़ा, क्योंकि एक बुरी भावना ने धीरे धीरे उसके दिल को घेर लिया था। नरल ने जो आखिरी बात सुनी वह थी, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। जहां तक आखिरी चीज की बात है, तो उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, एक चमकीली रोशनी दिखाई दी। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ, सब कुछ अंधेरा हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके पूरे शरीर में, खास तौर पर उसके पेट में भयानक दर्द फैल गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर को दो हिस्सों में चीर दिया हो। उसका शरीर जमीन पर गिर गया और दो हिस्सों में बम गया। तुम्हें उस बेवकूफ के साथ नहीं मिलना चाहिए था। क्या तुम्हें सच में लगता था कि तुम बच जाओगे? तुमने उसी क्षण मौत के वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए थे जब तुम मुझे फंसाने के लिए झूठ बोलने को तैयार हुए थे। दक्ष ने जनरल के शव के सामने खड़े होकर नीचे देखते हुए कहा। उनके हाथ में एक सुंदर स्वर्ण राजा की तलवार रखी हुई थी, जो उनके हाथ में सचमुच भव्य दिख रही थी। अपना बदला पूरा करने के बाद दक्ष दर्पण की ओर मुड़ा और करीब आने लगा। शीशे से 1 मीटर दूर रुककर उसने कहा, और इसीलिए आप किसी भी अफवाह पर दूसरे पक्ष की बात सुने बिना यकीन नहीं करते, चाहे वह कोई भी कहे। मैं निर्दोष था, लेकिन मुझे फंसाया गया। अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो मैं यही रहूंगा। उसने एक बार फिर अपनी तलवार लहराई, जिससे दर्पण टुकड़े टुकड़े हो गया। रॉयल सिटी के चारों ओर प्रसारण देख रहे थे, जो अचानक बंद हो गया क्योंकि दक्ष ने दर्पण तोड़ दिया। मुझे लगता है कि इससे इसकी पुष्टि हो गई है, आपके पति निर्दोष थे, रानी ने अपनी बेटी से कहा, और उसने अपना सिर रगड़ा। मैं पहले से ही जानती थी कि वह निर्दोष है। मैं जानती थी कि किसी ने उसे फंसाया है, लेकिन वह मेरा अपना भाई होगा, मुझे यह नहीं पता था। मिंग्यू ने आह भरते हुए कहा, माँ, मैंने उसे सचमुच चोट पहुंचाई है ना? उसने अपनी माँ से पूछा। रानी ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि इसका उत्तर केवल वही दे सकता है जब वह आपके पास आएगा। क्या वह आएगा? मिंगू ने अनिश्चित
निश्चितता से पूछा, मुझे लगता है कि वह ऐसा करेगा, और जब वह ऐसा करेगा तो उससे पूछिए कि उसने लू वान को कहाँ रखा है। मुझे पता है कि उस बेवकूफ ने गलत किया है, लेकिन हमें ही उस बेवकूफ को सजा देनी चाहिए, चाहे जो भी हो। वह मेरा बेटा है, उससे कहिए कि अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो वह उस लड़के को सौंप दे। रानी ने मिंगू से कहा। हाँ माँ, मिंगू ने सहमति जताई। सम्राट आखिरकार एक लंबी यात्रा के बाद शाही शहर में वापस आ गया। उसे रास्ते में दक्ष नहीं मिला था, जिसकी उसे पहले से ही उम्मीद थी। उसे पहले से ही यकीन था कि इस विशाल महाद्वीप में दक्ष को ढूंढना घास के ढेर में सुई धने जितना ही मुश्किल होगा। वह सीधे राजमहल में गया और सिंहासन कक्ष में प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर गया उसने देखा कि खोजे वहां मौजूद है, मंत्रीगण वहां मौजूद नहीं थे। वह मंत्रियों के बारे में जानना चाहता था, भले ही सम्राट यहाँ ना हो, लेकिन उन्हें यहाँ होना चाहिए था। वे अनुपस्थित क्यों थे? क्या वे अपने कर्तव्यों की उपेक्षा कर रहे थे? यद्यपि सम्राट को मंत्रियों के बारे में जिज्ञासा थी, लेकिन उससे भी अधिक जिज्ञासा उसे खोजे के बारे में थी। उस आदमी को सम्राट के बारे में पूछना चाहिए था, और यह भी कि क्या वह दक्ष को पकड़ने में सफल हुआ या नहीं। लेकिन इसके विपरीत वह अपना सिर नीचे करके खड़ा था। क्या हुआ? उसने खोजे से पूछा। जैसे ही वह अपने सिंहासन के करीब पहुंचा, महाराज मुझे लगता है कि आपको कुछ पता होना चाहिए जो आपकी अनुपस्थिति में हुआ था। नपुंसक ने धीरे से कहा। हम? मेरी अनुपस्थिति में क्या हुआ? सम्राट ने भ्रमित होकर पूछा। राजकुमार पत्नी दक्ष शाही शहर लौट आए हैं, खोजे ने उत्तर दिया। क्या वह वापस आ गया? सम्राट ने चौंक कर पूछा। क्या तुम सबने उसे पकड़ लिया? आप? पूरी तरह से नहीं, वह वास्तव में हमारे सामने नहीं आया। इसके बजाय खोजे ने सम्राट को सारी बातें बतानी शुरू कर दी, जिससे पहले से कठोर सम्राट लू के चेहरे पर कई स्पष्ट भाव उभर आए। सब कुछ सुनकर वह थककर सिंहासन पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह पल भर में बूढ़ा हो गया हो। जब उसने सुना कि उसके बेटे ने मिंगू के पति को फंसाने के लिए क्या किया है, लेकिन ये सब नहीं था। इसका मतलब यह नहीं था कि दक्ष पूरी तरह से निर्दोष था। सम्राट को पता था कि दक्ष ने जो किया वह भी मूर्खतापूर्ण था, क्योंकि उसने पिछली बार उचित प्रक्रिया नहीं होने दी थी। लेकिन सम्राट को सबसे ज्यादा हैरानी उसकी अपनी हरकतों से हुई। उसका दामाद स्वर्गीय दानव जाति से जुड़ा हुआ था, और उसने अपने गुस्से में अमरलोक को ये बात बता दी थी। भले ही दक्ष निर्दोष था और यह सब उसके बेटे की वजह से हुआ था, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदला कि दक्ष एक राक्षस था। उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी थी। कुछ ही हफ्तों में अमर दुनिया से एक टीम दक्ष को पकड़ने आने वाली है, जो एक गड़बड़ होने वाली थी। पहले तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हर किसी की दक्ष के बारे में बुरी धारणा थी, यहाँ तक कि उसकी अपनी बेटी की भी। लेकिन अब जब उनके मन में फिर से उसके बारे में अच्छी धारणा बन गई है, तो वे कभी भी यह नहीं समझ पाएंगे कि दक्ष को ऊपरी दुनिया के सामने उजागर करने में सम्राट लू की क्या दुर्दशा थी। अमर दुनिया निश्चित रूप से दक्ष को खोजने जा रही थी, और जब वे ऐसा करेंगे तो वे उसे मार डालेंगे। और जब दक्ष मारा गया तो सम्राट लू को एक कमीने सम्राट के रूप में याद किया जाएगा, जिसने अपने दामाद को इसलिए मार डाला क्योंकि वह अपने बेटे के झूठ पर विश्वास करता था। स्वर्गीय राक्षसों के बारे में अंतर्निहित तर्क को कोई भी समझने वाला नहीं था। क्या हुआ महाराज? क्या आप खुश नहीं है? राजकुमार कंसोर्ट निर्दोष है, अब आप उसके साथ सब कुछ ठीक कर सकते हैं, और जब सब कुछ ठीक हो जाए तो उसे राजकुमार वान को रिहा करने के लिए कह सकते हैं। सारी गलतफहमी दूर हो गई है, नपुंसक ने सम्राट से कहा। यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह अभी भी इतना गंभीर क्यों दिख रहा था। तुम मेरी समस्याओं को नहीं समझोगे, सम्राट ने आह भरते हुए कहा। दक्ष एक सुनसान जगह पर तालाब के पास बैठा था। आसपास एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। सांप सम्राट तालाब के पानी में तैर रहा था। तुम वहां एक मरे हुए व्यक्ति की तरह क्यों बैठे हो? तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो गई है, तुम्हें अपनी गरिमा वापस मिल गई है। आओ पानी में आराम करो, इस राजा को तुम्हें अपनी तैरा की तकनीक दिखाने दो। सांप सम्राट ने हंसते हुए दक्ष से कहा। मुझे अपनी गरिमा वापस मिल गई है, लेकिन सभी समस्याएं हल नहीं हुई है। मैंने अभी भी यह नहीं सोचा है कि मैं लू वान की मौत को कैसे समझाऊं। मुझे पता है कि मैंने उसे क्यों मारा, लेकिन मैं ये साबित नहीं कर सकता कि वह अपनी बहन को मारने वाला था। मुझे जवाब देने का एक अच्छा तरीका सोचना होगा। दक्ष ने जवाब दिया। क्या इसीलिए तुम अभी तक वापस नहीं जा रहे हो? सर्प सम्राट ने कारण समझते हुए पूछा। हाँ, यही कारण है। जब मैं उनके पास वापस जाऊंगा तो मुझे उनके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। दक्ष ने सांप सम्राट से कहा। जब वह बादलों से घिरे आसमान को देखते हुए लिट गया, उसे यह जगह थोड़ी सुकून देने वाली लगी। आप उन्हें ये क्यों ना बता दे कि वह मूर्ख किसी लायक था? सर्प सम्राट ने सुझाव दिया। आकाश की समस्याओं का समाधान इतना आसान होता, लेकिन हाँ, मिंदू के पिता को ये जानकर बहुत बुरा लगेगा कि उसका बेटा मर चुका है। जहाँ तक मेरी बात पर विश्वास करने की बात है कि वह अपनी बहन को मारना चाहता था, मुझे लगता है कि वह इस बात पर विश्वास करने के बजाय मरना पसंद करेगा। दक्ष ने उस छोटे से सांप से कहा, जो अपने छोटे से रूप में ठंडे पानी में तैर रहा था। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी जगह पर नहीं हूँ। तुम्हारा जीवन बहुत जटिल लगता है। सर्प सम्राट ने बोलना बंद करने से पहले कहा।
कहा जटिल है हो, मुझे लगता है तुम सही हो, कुछ चीजें बहुत ही अजीब होती हैं। कम से कम मिंगू अब सुरक्षित है क्योंकि लू वांग मर चुका है। दक्ष ने सहमति जताई। आप यहाँ कब तक बैठने की योजना बना रहे हैं? दक्ष को तालाब के पास पहुंचे हुए 1 घंटा बीत चुका था। स्नैक मोनाक भी तैरते तैरते थक गया था। वह बाहर आया और दक्ष के चारों ओर उड़ने लगा। लिटिल स्नेकी, मुझे एक बात बताओ, जानवरों के क्षेत्र के अंदर कैसा है? ओरियन और अन्य लोग वहां रहते हैं और वे मजबूत होते हैं। वहां की क्यूई इस जगह की तुलना में कितनी शुद्ध है? दक्ष ने विषय बदलते हुए एक अलग सवाल पूछा। वहां की क्यूई इस जगह जैसी नहीं है, ये बहुत शुद्ध है। जहां तक वहां की जड़ी बूटियों की बात है तो ईमानदारी से कहूं तो वे चमत्कार है। यही वह चीज है जो उन्हें सबसे ज्यादा मदद करती है, लेकिन मुझे वह जगह पसंद नहीं है। मुझे तो सामान्य दुनिया ज्यादा अच्छी लगती है, सांप सम्राट ने जवाब दिया। काफी समय हो गया जब से मैंने उनमें से अधिकांश को बाहर निकाला है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? दक्ष ने सांप सम्राट से पूछा। जैसा कि तुमने कहा, अंदर का माहौल बहुत उबा होगा। दक्ष ने इस बारे में सोचते हुए कहा, आंतरिक दुनिया भी जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। मैंने उस जगह का समय बढ़ा दिया है, जीवन शुरू हो गया है, जल्द ही वह एक सामान्य दुनिया की तरह हो जाएगी। मैं तुम सबको अपने परिवार के साथ वहां भेजूंगा, तुम जब चाहो उस जगह का आनंद ले सकते हो। तुम सब बिना किसी चिंता के आजादी से घूम सकते हो। जड़ी बूटियों और शुद्ध क्यूई के लिए आप जानवरों के क्षेत्र के अंदर भी रातें बिता सकते हैं, इसलिए आप सभी को बहुत अधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये कैसा लगता है? उसने सांप सम्राट से पूछा। मेरे पास एक बेहतर सुझाव है, आप उन सभी को जहां चाहे वहां भेज दे और मुझे अपने साथ रहने दे। मुझे कोई भी जानवरों वाला क्षेत्र नहीं चाहिए, मेरे लिए सबसे अच्छी वास्तविक दुनिया। सांप सम्राट ने कहा, तुम्हें वास्तविक दुनिया इतनी पसंद क्यों है? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि मुझे यहाँ चारों ओर आकर्षक महिलाएं दिखती हैं जो मेरे सुंदर रूप की सराहना कर है। सर्प सम्राट ने गर्व से कहा, कृपया मुझे बताएं कि आप मजाक कर रहे हैं? दक्ष ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए पूछा। मैं मजाक कर रहा हूँ, सर्प सम्राट ने कहा और वह हंसने लगा। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे यहाँ रहना पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि शुद्ध क्यूई मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। मुझे लगता है कि मैं क्यूई में बेहतर महसूस करता हूँ जिसमें शुद्धता इतनी अधिक नहीं होती, इसलिए मैं यहाँ रहना पसंद करता हूँ। यदि आप इसी बात को लेकर चिंतित हैं तो आपको मेरी आंतरिक दुनिया में सामान्य क्यूई मिलेगी। दक्ष ने उत्तर दिया, मैं करूंगा, लेकिन मुझे वहां सभी का ख्याल भी रखना होगा। यहाँ मैं जो चाहूं कर सकता हूं, बाकी सब तुम संभालो, सांप सम्राट ने उत्तर दिया। इसके अलावा यह मत सोचिए कि मैंने यह नहीं देखा कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सवाल को भटका रहे हैं। उन्होंने चिल्लाकर कर कहा, बताओ तुम यहाँ कब तक इंतजार करने की योजना बना रहे हो? चुनकी, तुम खाली हो, चलो बाजार चलते हैं और कुछ हॉट महिलाओं से मिलते हैं, मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ। सांप सम्राट ने कहा, तुम कब से विकृत हो गए? दक्ष ने हंसते हुए खड़े होकर पूछा। क्या विकृत? मेरा मतलब उन हॉट महिलाओं से था जो इस हॉट सन के नीचे गर्म हो रही है। हमें उन्हें छाया में जाने के लिए कहना चाहिए, इससे लोगों की मदद हो रही है, इसमें कुछ भी विकृत नहीं है। सांप सम्राट ने मासूमियत से जवाब दिया, क्या इस धूप में पुरुषों को भी गर्मी नहीं लगेगी? केवल महिलाओं की ही मदद क्यों? खैर, मुझे पता है कि तुम बस माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, चलो शहर में टहलते हैं, शायद जब तक रॉयल गार्ड मुझे लेने आएंगे तब तक मैं कोई बहाना बना लूंगा। दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, ये बेहतर है। सांप सम्राट ने कहा। सांप सम्राट की बात सुनकर दक्ष उस तालाब से निकलकर शाही शहर के मुख्य बाजार की ओर उड़ चला। वह सड़क के बीचों बीच ऐसे उतरा जैसे कि यह कोई बड़ी बात ही ना हो। उसका चेहरा देखकर बहुत से लोग चौंक गए क्योंकि वे अभी अभी उसके बारे में बात कर रहे थे। ये खबर हर जगह फैल रही थी कि दक्ष वास्तव में निर्दोष है। चूंकि शाही परिवार का घोटाला था, इसलिए खबर और भी तेजी से फैल रही थी। लगभग सभी जानते थे कि शाही राजकुमार ने अपने साले के खिलाफ साजिश रची थी, लेकिन वे ये भी जानते थे कि दक्ष साम्राज्य का एक भगोड़ा था जो छिपा हुआ था। वे ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि वे इस बारे में क्या करने जा रहे हैं। क्या वे दक्ष को माफ कर देंगे क्योंकि वह व्यक्ति पहले से ही निर्दोष था जैसा कि सभी जानते हैं, या वे उसे गिरफ्तार करने जा रहे थे? सभी उत्सुकता से दक्ष को देख रहे थे। वह बस सड़कों पर चल रहा था। सांप सम्राट गर्व से उसके कंधे पर लेटा हुआ था जो एक सुंदर लेकिन डराने वाले स्कार्फ की तरह लिपटा हुआ था। देखा, सब लोग मुझे घूर रहे हैं, तुम्हें कैसा लग रहा है? मेरी वजह से तुम्हें इतना ध्यान मिल रहा है, लेकिन तुम इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। यह मेरी गलती नहीं है कि मैं इतना सुंदर हूँ, सांप सम्राट ने हंसते हुए कहा, क्योंकि वह सभी की निगाहों की सराहना कर रहा था। मुझे मत बताओ कि तुम यहाँ इसलिए आना चाहती थी? दक्ष ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए पूछा। शायद, सर्प सम्राट ने हंसते हुए उत्तर दिया। अरे ये तो देखो, ये कंगन कितना सुंदर है, इसे खरीद लो। उसने अचानक आवाज लगाए, हम यहाँ खरीदारी करने नहीं आए हैं। दक्ष ने आलस से जवाब दिया और उस दिशा की ओर देखा जहाँ स्नैक मोनाक देख रहा था। जैसे ही उसने ये देखा वह अचंभित रह गया। ये जैसे ही उसने वहां दे तो वह स्तब्ध रह गया। वह धीरे धीरे उस दिशा में चलने लगा। दुकान के पास रुककर उसने कंगन को देखा और
उसे उठा लिया। तुम्हें भी ये पसंद है ना? सर्प सम्राट ने दक्ष से पूछा, जिसने उसकी बात नहीं सुनी। इसके बजाय दक्ष ने दुकान के मालिक की ओर देखा। तुम्हें ये कंगन कहाँ से मिला? उसने पूछा। तुम्हें ये कंगन कहाँ से मिला? दक्ष ने दुकान मालिक से कंगन उठाते हुए पूछा। ये ब्रेसलेट उसे बहुत परिचित लग रहा था, क्योंकि यह उसे अपने पिछले जन्म में पहने जाने वाले ब्रेसलेट की याद दिलाता था। यह उसके पिता ने उसे उसके जन्मदिन पर उपहार में दिया था। उसे इस ब्रेसलेट में कुछ छोटे मोटे अंतर दिखाई दे रहे थे, लेकिन ज्यादातर यह वैसा ही लग रहा था। ये कंगन मेरी बेटी ने बनाया है। उसने अभी अभी शिल्पकला शुरू की है। अभी इस कंगन का कोई उपयोग नहीं है, हमारी अन्य कलाकृतियों के विपरीत। हालांकि यह केवल दिखावे के लिए है। आदमी ने दक्ष को उत्तर दिया। अपनी बेटी से कहो कि उसमें शिल्पकला का अच्छा हुनर है। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत केवल 2 चांदी के सिक्के हैं, लेकिन चूंकि यह प्रिंस कंसोर्ट है, इसलिए आपको भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बेटी पहले से ही इतनी भाग्यशाली है कि हम इसे ले रहे हैं। आदमी ने दक्ष से कहा। उसे पहले से ही सब कुछ पता था। दक्ष सम्राट का दामाद था, लेकिन इतना ही नहीं, वह क्रोधी भी था। पिछली बार की तरह उसने राजकुमार का अपहरण किया था। उसने जनरल को भी मार डाला था। विक्रेता दक्ष को नाराज नहीं करना चाहता था और उसे गुस्सा भी नहीं दिलाना चाहता था। वह सिर्फ कुछ सोने के सिक्कों के लिए मरना नहीं चाहता था। 2 चांदी के सिक्के? मेरे पास 2 चांदी के सिक्के नहीं है। ये लो, ये सोने का सिक्का लो और अपनी बेटी को दे दो। वह वास्तव में प्रतिभाशाली है, दक्ष ने जवाब दिया और सोने का सिक्का मेज पर रख दिया और वापस मुड़ गया। वह जानता था कि आगे पीछे होने वाला है, क्योंकि विक्रेता ये कहने वाला था कि उसे पैसे नहीं चाहिए, इसलिए पैसे वहीं छोड़ देना बेहतर विकल्प था, क्योंकि वह व्यक्ति संभवतः उसे उठा लेगा। दक्ष को उन गार्डों ने भी देखा था जो पहले ही शाही परिवार को उसके देखे जाने की सूचना देने गए थे। जहां तक दूसरे गार्डों की बात है, वे उसके बहुत करीब आए बिना उस पर नजर रख रहे थे। वे सोच रहे थे कि दक्ष ने उन्हें अभी तक नहीं देखा है। हालांकि वे इस बात से अनजान थे कि दक्ष को उनके बारे में पहले से ही पता था। वह प्रतिक्रिया करने के लिए भी बहुत आलसी था। उसके पास चिंता करने के लिए और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। तुम्हें मेरी पसंद आए? ओह, दक्ष को हार चुनते देख सांप सम्राट को गर्व महसूस हुआ। उसे नहीं पता था कि दक्ष ने हार चुनने का कारण उसका सुझाव नहीं था। मुझे एक बात बताओ, मुझे पता है कि मुझे ये कंगन इसलिए पसंद आया क्योंकि इसने मुझे उस कंगन की याद दिला दी जो मेरे पास पहले हुआ करता था, लेकिन तुमने इसे क्यों चुना? क्या तुम्हें इसमें कुछ खास लगा? दक्ष ने सर्प सम्राट से पूछा। उसे उत्सुकता थी कि उसने ये कंगन क्यों चुना। मैंने इसे इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगता है कि यह अच्छा दिखता है, अन्यथा मैं कंगन क्यों चुनता? सर्प सम्राट ने हंसते हुए उत्तर दिया। क्या आपने सोचा था कि मेरे द्वारा चुनी गई सभी चीजें खजाना होंगी या रहस्यमय गुणों वाली होंगी? हाँ, यह अजीब है, उन्होंने आगे कहा। तुम कभी नहीं सीखते, दक्ष ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। ठीक उसी समय जब मैं तुम्हें कम परेशान करने लगा था। अरे, मेरे पास एक उपाय है, सांप सम्राट ने पुकारा। मुझे पता है कि तुम लुवान के बारे में उन्हें क्या बता सकते हो ताकि वे मुसीबत से बाहर निकल सके। मैं उनसे क्या कह सकता हूँ? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारी क्या योजना है? डेस्टिनी क्रिस्टल? क्या यही वह बात नहीं है जिसने मिंगू को उसके भाग्य की ओर एक अज्ञात दुनिया में भेजा था, जो उसकी मदद करने वाली साबित हुई? सांप सम्राट ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दक्ष आश्चर्य से सर्प सम्राट को देखने से खुद को रोक नहीं सका और फिर जोर से हंसने लगा। हाँ, तुम छोटी शैतानी चीज हो, तुम बहुत चतुर हो, तुम सही हो। यह एक बढ़िया विचार है। बेशक ये राजा केवल सही विचार ही देता है। अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा झूठ बोलो। सांप राजा ने गर्व से कहा। मैं यहाँ रुकने और सम्राट की प्रतीक्षा करने की योजना बना रहा था जब तक कि मैं कोई बहाना नहीं सोच लेता, लेकिन अब जब मैंने कोई बहाना सोच लिया है तो हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चलो हम खुद ही महल में चलते हैं, दक्ष ने हंसते हुए कहा और फिर वह शाही महल की ओर निकल गया। सम्राट, रानी और मिंगू सभी शाही महल के अंदर थे। अभी अभी उन्हें दक्ष के आने की खबर मिली थी। सम्राट लू ने स्वयं दक्ष के पास जाने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि केवल वही किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने में सक्षम थे। वह शाही कक्ष से बाहर निकल चुका था और बाहर निकलने की ओर बढ़ रहा था, जबकि कुछ गार्ड उसके पीछे पीछे चल रहे थे। रुको, तुम अकेले नहीं जा रहे हो, हम तुम्हारे साथ आ रहे हैं। जब बादशाह जा रहा था तो उसने पीछे से एक आवाज सुनी। पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह उसकी पत्नी थी जो अपनी बेटी के साथ खड़ी थी। मैं अकेला क्यों नहीं जा रहा हूँ? सम्राट ने पूछा। क्या तुम्हें डर है कि मैं खतरे में पड़ सकता हूँ? नहीं, मेरा मतलब था कि आप अकेले नहीं जा रहे हैं, हम आपके साथ आ रहे हैं। हमारे पूरे शाही परिवार ने हमारे दामाद को चोट पहुंचाई है। ये सब हमारे बेटे के झूठ की वजह से हुआ है। हमने उसे चोट पहुंचाई है और अब हमें इसकी भरपाई करनी है और मामले को शांत करना है, ताकि वह न केवल हमें माफ करते हुए परिवार में वापस आ जाए बल्कि लुवान को भी मुक्त कर दे। रानी ने जवाब दिया और वह सम्राट की ओर बढ़ने लगी। मिंगू अपनी माँ के साथ चला गया। हम सब उसे वापस ला रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ आओ, हम सब उससे माफी मांगेंगे और उसका स्वागत
करेंगे। सम्राट लू ने सहमति जताई। अपने मन में वह जानता था कि अब चीजें कभी भी सामान्य नहीं हो सकती, क्योंकि उसे पता था कि दक्ष स्वर्गीय दानव जाति से है। उसने अमर दुनिया को पहले ही सूचित कर दिया था। एक पूरा परिवार होने का सपना पहले ही खत्म हो चुका था। अब इसे वास्तविकता बनाने का कोई मौका नहीं था। वह जानता था कि दक्ष मरने वाला है, लेकिन वह ये भी जानता था कि वह उसे भागने नहीं दे सकता। वह आदमी भागने में बहुत अच्छा था और उसे ढूंढना बहुत मुश्किल था। सम्राट लू को पता था कि उसे दक्ष को तब तक रोकना होगा जब तक अमर दुनिया की टीम यहाँ नहीं आ जाती। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो वे दक्ष को ढूंढने में कामयाब हो जाते, लेकिन इसमें ज्यादा समय लगने वाला था। इसके अलावा अगर वह खुद दक्ष को सौंप देता तो उसे न केवल इस आदमी के बारे में उन्हें बताने के लिए बल्कि उसे सौंपने के लिए भी कोई बड़ा इनाम मिल सकता था। इसलिए दक्ष को वापस रखना फायदेमंद था, भले ही इसका मतलब ये हो कि उसे दक्ष के सामने ये दिखावा करना पड़े कि सब कुछ ठीक है, लेकिन यह इसके लायक था। सम्राट लू अपनी पत्नी और बेटी के साथ शाही महल से बाहर चले गए। वे सभी शाही गाड़ी में सवार हो गए जो दक्ष को लाने के लिए शाही महल से निकली थी। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि दक्ष पहले ही शाही महल आने के लिए निकल चुका था। गाड़ी के रवाना होने के कुछ मिनट बाद दक्ष शाही महल के प्रवेश द्वार पर उतरा। पहरेदार को पहले से ही पता था कि सम्राट दक्ष को उसके पूरे परिवार के साथ सम्मान पूर्वक लाने के लिए चले गए हैं। इसका मतलब था कि दक्ष एक बार फिर उनका प्रभावशाली राजकुमार बन गया था, इसलिए उन्हें उसे उचित आराम देने की जरूरत थी। वह अब उनका दुश्मन नहीं था और पहरेदार ने इसे सौभाग्यपूर्ण पाया, क्योंकि वे जानते थे कि यदि दक्ष उनका दुश्मन था तो इसका मतलब उनकी मौत थी। महारानी सभी पहरेदार ने दक्ष का बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया, जिससे वह थोड़ा हैरान हुआ। उन्हें क्या हो गया था? क्या सम्राट ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि उसे माफ कर दिया गया है और उसके साथ पुराने सम्मान के साथ पेश आना है? ये बहुत ही असंभव लग रहा था। सम अपने बेटे के साथ क्या हुआ था ये जाने बिना ये सब क्यों करने जा रहा था? जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने सोचना बंद कर दिया। अगर सम्राट ने पूछा भी तो उसके पास पहले से ही बहाना था। महाराज, आप यहाँ हैं। महामहिम आपको अपने पूरे परिवार के साथ घर ले जाने के लिए निकले हैं। यहाँ कोई नहीं है, गार्डों ने दक्ष को सूचित किया। ओह, वे पहले ही चले गए। मुझे लगता है कि मैं उन्हें देख नहीं पाया। वे बहुत तेज है। दक्ष ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अपनी हड्डी को रगड़ हुए कहा। उसने महल के मुख्य दरवाजे को धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। आना जाना बहुत परेशानी भरा है। मैं यही प्रतीक्षा करूंगा। जब वे वापस आए तो उनसे कहिए कि वे रॉयल चेम्बर्स में आ जाएं। मैं उनका इंतजार करूंगा। उन्होंने जाने से पहले गार्डों से कहा। रॉयल पैलेस के अंदर चलते हुए दक्ष ने रॉयल चमे में अपना रास्ता खोज लिया, जहां उसने इंतजार करने का फैसला किया था। हालांकि जब वह सिंहासन कक्ष में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि मंत्री वहां बैठे हैं। एक को छोड़कर लगभग सभी सीटें पहले ही भर चुकी थी। आह, मेरे लिए कोई सीट नहीं है। कोई बात नहीं, क्योंकि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं, इसलिए उसके लौटने तक मुझे एक सीट मिल जानी चाहिए। उसने मुख्य सिंहासन की ओर चलते हुए कहा। सभी मंत्री पहले ही खड़े हो गए थे। दक्ष को प्रवेश करते देख वे चौंक गए थे, लेकिन यह निश्चित था कि वह अब उनका दुश्मन नहीं था, इसलिए वे उतने भयभीत नहीं थे जितना कि उन्हें होना चाहिए था। प्रिंस लंग, आपका फिर से स्वागत है। हम अतीत में जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहते हैं। कृपया हमें माफ कर दे। मंत्रियों ने माफी मांगते हुए दक्ष से कहा। हमें गुमराह किया गया था, लेकिन हमें खुशी है कि अब सच्चाई सामने आ गई है। ये ठीक है, इसकी चिंता मत करो। दक्ष ने आलस से हाथ हिलाते हुए जवाब दिया। वह सम्राट के सिंहासन तक पहुंच चुका था। उसके बाद उसने जो किया वह मंत्रियों की अपेक्षा के अनुरूप ही था। दक्ष उस सिंहासन पर बैठा जो सम्राट के लिए आरक्षित था। आप इतने हैरान क्यों हैं? मेरे पास बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। ससुर बाहर गए हुए हैं, इसलिए उनके लौटने तक मैंने ये सीट ले ली। चिंता मत कर करो, मैं कोई विद्रोह या कुछ और नहीं कर रहा हूँ। उसने मंत्रियों के अजीब हाव भाव देखकर कहा। वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि वे क्या सोच रहे थे और उसने पहले ही जवाब दे दिया। आह महाराज, वह स्थान केवल इस साम्राज्य के सम्राट के लिए है। यदि आपको बैठने के लिए स्थान चाहिए तो क्या मैं अपनी सीट खाली कर दूं ताकि आप यहां बैठ सकें? मंत्रियों में से एक ने सम्मान पूर्वक पूछा। हम क्या तुम्हें मेरे यहां बैठने से कोई परेशानी है? दक्ष ने भौं सिकुड़ागाड़े। नहीं सम्राट, किसी साधारण सीट को सिंहासन बनाता है, इसलिए इसे इतना बड़ा मुद्दा बनाना बंद करे। ये ठीक है, उन्होंने आराम से बैठते हुए कहा। अब मैं बहुत दिनों से सोया नहीं हूँ, मैं आराम करूंगा। कृपया मेरे ससुर के वापस आने पर मुझे जगह देना, उसने सम्राट से कहा, जो आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि मंत्री दक्ष के तर्क से असहमत थे, लेकिन वे इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। वे ऐसे व्यक्ति को अपमानित नहीं कर सकते थे जिसने सम्राट के बेटे का अपहरण करते समय उसकी परवाह भी नहीं की थी। हाँ, मंत्रियों ने अनिच्छा से अपनी सीटों पर बैठते हुए सहमति जताई। उन्हें अब ऐसी चीजों में खुद को शामिल करने की जरूरत नहीं थी। वे केवल सम्राट के लौटने की प्रतीक्षा कर सकते थे। दक्ष सिंहासन पर वापस बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर ली जैसे कि वह सो गया था और सम्राट के लौटने का इंतजार कर रहा था। असल में वह सो नहीं रहा था, वह बस अपने सिर और आंखों को आराम दे रहा था
और भविष्य के बारे में सोच रहा था। वह जानता था कि उसे बहुत से काम करने हैं, उसे इस दुनिया को छोड़ना था, मियो के साथ उसे पुरानी दुनिया में जाना था और संत राजा की कब्र खोलकर देखना था कि उसमें क्या छिपा है। इसके अलावा उसके कुछ दुश्मन भी थे जिसके लिए उसे लगातार मजबूत होने की जरूरत थी। उसकी अगली योजना अमर दुनिया में प्रवेश करना था, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए संत क्षेत्र विशेषज्ञ की तुलना में उच्चतर साधना की आवश्यकता थी, या उसे अपने अंतरिक्ष कानून में उच्च समझ हासिल करने की आवश्यकता थी। किसी भी मामले में अमर दुनिया ऐसी चीज थी जिसके बारे में उसे पता था कि यह उसके लिए चुनौतीपूर्ण होने जा रही थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां ऐसे कल्टेटर थे जिन्हें यहाँ भगवान कहा जाता था। उसे ये भी नहीं पता था कि वह उनसे मुकाबला कर सकता है या नहीं। शक्ति का अंतर उसके लिए अज्ञात था। सौभाग्य से जुन के अनुसार उसके पास वहां अच्छा मौका था। जब तक वह किसी समस्या में सिर के बल नहीं कूदता तब तक समस्या उसे नहीं ढूंढ सकती थी। इससे उसे उस स्थान तक पहुंचने का कुछ आत्मविश्वास मिला। वह ये भी सोच रहा था कि उसका अगला ब्लडलाइन ट्रायल कब आएगा। जितने ज्यादा ब्लडलाइन ट्रायल का वह सामना करेगा उतना ही बुरा होगा, क्योंकि उसे फायदा तो मिलेगा ही, साथ ही तियाशेन की मुलाकात भी नजदीक आ जाएगी। वह चाहता था कि ब्लडलाइन ट्रायल को जितना हो सके उतना विलंबित किया जाए, लेकिन उसका उन पर कोई नियंत्रण नहीं था, इसलिए उसके लिए केवल अपनी ताकत बढ़ाना ही विकल्प था। समय धीरे धीरे बीतता गया और जल्द ही 1 घंटा बीत गया। सम्राट अपने परिवार के साथ दक्ष को न पाकर वापस लौट आया था। उन्होंने केवल इतना सुना कि दक्ष महल की ओर उड़ गया था। सम्राट लू उस जगह पहुंच गए थे जहां उन्होंने दक्ष की मौजूदगी के बारे में सुना था। हालांकि बात अलग थी। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चला कि दक्ष उड़ गया था। जब उनसे पूछा गया कि वह कहां गए हैं तो उन्हें बताया गया कि दक्ष शाही महल की ओर उड़ गए हैं। ये सुनकर सम्राट को अंदाजा हो गया। सबसे अधिक संभावना है कि दक्ष अब खुद ही वापस जा रहा था, क्योंकि उसने अपनी बेगुनाही साबित कर दी थी। वह वापस जाकर खुद को खुश करने और ये दिखाने जा रहा था कि सभी ने उसके साथ कितना गलत किया है। ठीक है बच्चे, जितना चाहो उतना आत्मसंतुष्ट रहो, सम्राट ने बड़बड़ा हुए कहा, क्योंकि उसने महल में वापस जाने का फैसला किया था। इस समय वह राजमहल में पहुंच चुका था। जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा उसने गार्ड से पूछा, जिन्होंने उसे बताया कि दक्ष शाही कक्ष में उसका इंतजार कर रहा है। सम्राट लू अपने परिवार के साथ सिंहासन कक्ष में पहुंचे। जैसे ही वह वहां पहुंचा डो ने कम खो दिया, जिससे उसके लिए अजा आसा होट सबसे पहले प्रवेश करने वाले व्यक्ति थे। उनके बाद रानी और मिंग का स्थान था। क्या जैसे ही सम्राट ने कक्ष में प्रवेश किया उसके चेहरे आश्चर्य का भाव उभर आया, क्योंकि उसने देखा कि दक्ष उस सिंहासन बैठ हुआ है जो उसका था। वह वकील यहाँ था कि ऐसा था कि वह है मानो यह कोई प्रतिष्ठित शाही सिंहासन न होकर उसका बिस्तर हो। दक्ष सम्राट लू ने दक्ष को उसकी नींद से जगाने के लिए आवाज लगाया, ससुर जी आप यहाँ हैं। आप जानते हैं कि मुझे आपका कितना इंतजार करना पड़ा। खैर अब जब आप यहाँ हैं तो अपना सिंहासन संभालिए। इंतजार करते समय मेरे पास बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए इसका इस्तेमाल किया, दक्ष ने जवाब दिया और धीरे से अपनी आंखें खोली और जम्हाई ली जैसे कि वह वास्तव में अभी अभी उठा हो। वह खड़ा हुआ और सिंहासन को मुक्त करते हुए नीचे चला गया। सम्राट ने दक्ष को घूर कर देखा जब वह सिंहासन की ओर चला और उस पर बैठ गया। हमने सुना है कि तुमने अपनी बेगुनाही साबित कर दी है, यह अच्छी बात है। अगर तुम कर सकते थे तो तुम्हें शुरू में ही ऐसा कर लेना चाहिए था, बजाय इसके कि तुम परेशानी खड़ी कर देते। देखो ये गड़बड़ कितनी बड़ी हो गई, सम्राट लू ने दक्ष से कहा और उसने आह भरी, वैसे अब तुम वापस आ गए हो तो सब ठीक है। हम तुम्हारा परिवार में स्वागत करते हैं और हमारे महल में तबाही मचाने के लिए तुम्हें माफ करते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हमारे बेटे लुवांग ने गलत किया, उसे यहाँ लाओ, हम उसे उसके किए की सजा खोद देंगे। उसने आगे कहा, अपने बेटे को वापस पाने की योजना बनाते हुए और अपनी सच्चाई को दिखाते हुए, मुझे खेद है लेकिन मैं उसे वापस नहीं कर सकता। दक्ष ने आह भरते हुए कहा, आपका बेटा चला गया, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने उसके साथ क्या किया? सम्राट लू ने गहरी भों सिकुड़ागाने, सचमुच मर गया था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे मार डाला। मुझे बताओ कि वह ठीक नहीं है, उसने दक्ष से कहा। मिंगू ही एकमात्र था जो चुप था, मैंने उसे नहीं मारा, दक्ष ने आह भरते हुए जवाब दिया। मैं इतना क्रूर नहीं हूँ कि मिंगू के भाई को मार डालूं। वह जानता था कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन उसे ये सबसे अच्छा विकल्प लगा। तो बताओ वह कहाँ है? सम्राट लू ने फिर पूछा, आह भरते हुए उसे राहत में कि उसका बेटा कम से कम जिंदा तो था। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है, दक्ष ने मासूमियत से अपना हाथ उठाते हुए जवाब दिया। तुम्हें नहीं पता कि वह कहाँ है? क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो? सम्राट ने उस पर विश्वास न करते हुए कहा, तुमने उसका अपहरण किया है, बेशक तुम उसे जानते ही होगे, मुझे ये बहाना मत दो कि वह भाग गया है और तुम नहीं जानते कि वह कहाँ है। केवल एक मूर्ख ही इस पर विश्वास करेगा। नहीं, सच में मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। मुझे लगता है कि अब उसे कई दुनिया में से किसी एक में होना चाहिए, क्योंकि मैंने उसे डेस्टिनी क्रिस्टल का उपयोग करने के लिए कहा था। उसने उसे यहाँ से बहुत दूर एक अज्ञात दुनिया में टेपो कर दिया। मुझे नहीं लगता कि वह वापस आ पाएगा। जहाँ
जहाँ तक उसे वापस लाने की बात है तो यह असंभव है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि डेस्टिनी क्रिस्टल किसी व्यक्ति को कहाँ भेजता है। मैं बस इतना जानता हूँ कि वह जीवित है और जब तक उसमें थोड़ी सी भी बुद्धि है वो वहाँ बस सकता है और जीवित रह सकता है। वह वहाँ अपना परिवार भी बसा सकता है, बूढ़ा हो सकता है और अपना जीवन पूरी तरह से जी सकता है। दक्ष ने उत्तर दिया, तुमने हमारे बेटे को हमसे हमेशा के लिए अलग कर दिया। सम्राट दक्ष का बहाना सुनकर दंग रह गया। बेशक मैंने किया, मेरे पास एक कौशल है जो मुझे बताता है कि भविष्य में क्या हो सकता है। मैं इसे कुछ वर्ष में केवल एक बार ही उपयोग कर सकता हूँ। दक्ष ने थोड़ा झूठ बोलते हुए सम्राट को समझाया। हालांकि उसने सम्राट को अपने हुनर के बारे में सच बताया था, लेकिन उसने इसकी अवधि के बारे में झूठ बोला था। इसे दोबारा इस्तेमाल करने के लिए सालों की जरूरत नहीं थी। मैंने लू वान को चोट पहुंचाने के लिए यहाँ लौटने से कुछ दिन पहले उस कौशल का इस्तेमाल किया था। इससे मुझे पता चला कि वह अपनी बहन को चाकू मारने वाला था। वह जो करना चाहता था उसके लिए उसे मौत मिलनी चाहिए थी और मैं उसे अपहरण के बाद ले जाने के बाद वास्तव में उसे मारने वाला था, लेकिन मैंने ऐसा करना बंद कर दिया। दक्ष ने मिंगू को देखते हुए कहा। उन्होंने कहा, उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया और सांस से किया गया वादा भी मेरे सामने आ गया, इसलिए मैंने उसे मारने का फैसला नहीं किया। मैंने उसे हमेशा के लिए दूर भेज दिया। ये हम सब के लिए सबसे अच्छा परिणाम है। मैं बस इतना नहीं कहूंगा। जब उसने अपनी बात पूरी की तो उसने उनके जवाब का इंतजार किया। उसे पता था कि यह बहाना भी सही नहीं था, लेकिन ये कुछ न होने से तो बेहतर ही था और यह निश्चित रूप से सच्चाई से कहीं बेहतर था। वे इस बात से परेशान हो सकते हैं कि दक्ष ने उनके बेटे को एक अज्ञात स्थान पर भेज दिया, लेकिन कम से कम उन्हें इस बात की खुशी होगी कि वह जीवित है। दक्ष यही हासिल करना चाहता था। अब समय आ गया था कि चीजों को सही किया जाए ताकि वह मिंगी को दुखी किए बिना उससे दूर ले जा सके। पिताजी, मुझे उन पर भरोसा है। अगर वह ऐसा कह रहे हैं तो ये सच होगा और भाई जीवित है, यही सबसे बड़ी बात है। मुझे नहीं पता कि वह ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन जब तक वह जीवित है हमें खुश रहना चाहिए। यह एक तरह की सजा हो सकती है। इसके अलावा दूसरी दुनिया में जाने का मतलब यह नहीं है कि वह वापस नहीं आएगा। मया ने कहा, उस रहस्यमय आदमी ने मुझ पर भाग्य का पत्थर भी इस्तेमाल किया था जिससे मैं बहुत दूर चली गई। वापस आना मुश्किल था और समय भी लगता था, लेकिन असंभव नहीं था। तुम उसे फिर से देखोगे, उसने कहा, अभी भी दक्ष पर विश्वास करते हुए। पिछली बार उसने दोनों पक्षों में सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश की थी और सोचा था कि कोई झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन अब जब मिंगू को पता चल गया था कि उसके भाई की गलती थी तो उसे विशेष रूप से बुरा लगा कि जब उसने उसके भाई को दोषी ठहराया था तो उसने विश्वास नहीं किया। वह जानती थी कि दक्ष निर्दोष है और उसका मानना था कि यह कोई बाहरी ताकत है जो उनके परिवार को लड़ाने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश की। नतीजतन दक्ष को चोट पहुंची। अब उसने दक्ष के साथ रहने का फैसला कर लिया था, भले ही इसके लिए उसे अपने परिवार के खिलाफ जाना पड़े, क्योंकि उसके परिवार ने ही उसे चोट पहुंचाई थी। मिंग्यू के दृढ़ संकल्प को देखकर और यह महसूस करते हुए कि दक्ष ने खुद पर नियंत्रण रखा है और उसके बेटे को नहीं मारा है, रानी को भी थोड़ी राहत मिली। वह दुखी होकर कहती है कि वह अपने बेटे को कभी नहीं देख पाएगी, लेकिन कम से कम वह जीवित तो है। वह खुश है और उसके अपने आप वापस लौटने की भी संभावना है। उसने भी दक्ष का पक्ष लिया और अपने पति को मनाने की कोशिश की कि वह सब कुछ भूल जाए। जो कुछ भी हुआ सो हुआ, उनका बेटा सुरक्षित और जीवित है। कहानी के सभी पक्षों को सुनकर सम्राट लू ने कुछ नहीं कहा। वैसे भी उसका पूरा उद्देश्य दक्ष को यहाँ रखना था, इसलिए भले ही वह नाराज हो लेकिन वह इसे दिखा नहीं सकता था। वह शांतिपूर्वक मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं भी गलत था, इसलिए मैं शिकायत नहीं कर सकता और हमारा बेटा इस सजा का हकदार था। दक्ष ने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं उसे माफ करता हूँ। सब कुछ ठीक हो गया क्योंकि सम्राट ने दक्ष को माफ कर दिया, लेकिन दक्ष को लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये बहुत आसान था, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था। छोटे दोस्त, क्या ये बूढ़ा आदमी कोई योजना बना रहा है? मुझे वह डरावना लगता है, सावधान रहो। सांप। सम्राट अभी भी दक्ष की गर्दन पर दुपट्टे की तरह लिपटा हुआ था। उसने ने दक्ष को बताने के लिए अपने विचार व्यक्त किए। खांसी। सम्राट लू ने जोर से खांसना शुरू कर दिया जब उसने सांप सम्राट के शब्द सुने, जिसने अपनी आवाज धीमी नहीं रखी थी। माफ करना ससुर जी, यह मेरा पालतू जानवर है। ये हर किसी पर बहुत ज्यादा शक करता है, यहाँ तक कि रास्ते में मिलने वाले छोटे बच्चों पर भी उससे शक है। वह कहता है कि वे हत्यारे हो सकते हैं, उसे गंभीरता से मत लीजिए, दक्ष ने अपने ने ससुर से कहा और कुछ हद तक नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की। सांप सम्राट सही था और उसे भी ऐसा ही लगा, लेकिन वे यह बात जोर से नहीं कह सकते थे। अगर दुश्मन कोई धोखा देने जा रहा था तो उसे सच्चाई जानने के लिए उससे भी बड़ा धोखा देना होगा, इसलिए वह सम्राट को यह नहीं बता सकता था कि उन्हें शक है। ये शापित सांप कभी अपना मुंह बंद नहीं रख सकता। अपने मन में दक्ष पहले से ही कोस रहा था। उसे उम्मीद थी कि सम्राट उसकी बातों पर यकीन कर लेगा। केवल सांप सम्राट को पागल बताकर ही वह अपने संदेह को गुप्त रख सकता था। क्या बकवास है? क्या तुम इस सम्राट को पागल कह रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? सांप सम्राट
सम्राट ने चिल्लाकर कहा। दक्ष की बात समझ में नहीं आई, बस चुप रहो और बकवास मत करो। ससुर ने मुझे माफ कर दिया है और सच्चाई सबके सामने आ गई है, अब कोई और गलतफहमी पैदा मत करो। दक्ष ने अपनी आंखें घुमाते हुए साफ सम्राट को जवाब दिया, चलो जो करना है करो, इस सर्वोच्च व्यक्ति के पास ये रोना लेकर मत आना कि बाद में तुम गलत साबित हुए। सांप सम्राट ने आलस से कहा, इससे पहले कि वह परवाह करना बंद कर दे, हाँ तुम सही हो, तुम्हारा ये सांप सचमुच एक अनोखा जानवर है, क्योंकि यह बोल सकता है लेकिन ये केवल बकवास ही करता है। यह अफसोस की बात है। सम्राट हंसने लगा और ने अपना सिर हिलाया, इस बात से संतुष्ट था कि सांप केवल एक पागल सांप था जो सहयोग से इस बार सही निकला। सौभाग्य से दक्ष को कुछ भी एहसास नहीं हुआ। उसने सोचा, कौन बकवास करता है, ये सांप तुम्हारा पिता है, इस राजा का मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खुश हो कि तुम मेरे दाहिने हाथ के ससुर हो, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम मेरे हाथों कैसे मर गए। सांप राजा ने अहंकार से कहा। अगर दक्ष उसका मजाक उड़ा रहा था तो ठीक था, लेकिन जब वह कोई और था तो वह क्रोधित हो गया। हाथों में मरना, इस आदमी के तो हाथ भी नहीं है, क्या वह ये घिनौनी बातें कहने से पहले सोचता भी है? दक्ष ने सांप सम्राट की बेइज्जती सुनकर सोचा, क्या इस छोटे जानवर की हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह बात करने की, मैं इसे मार डालूंगा। सम्राट अपने पूरे परिवार और सभी मंत्रियों के सामने किए गए इस अपमान से क्रोधित हो गए। आओ, हिम्मत हो तो मुझे मारने की कोशिश करो दुष्ट मानव, अगर तुम्हारे दादाजी आज होते तो वे भी मेरे सामने रोते, तुम तो दूर की बात है, हिम्मत हो तो आओ। सर्प सम्राट ने भी घोषणा की। चीजें हाथ से निकलती देख दक्ष ने बीच में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया और उसने सर्प सम्राट को वापस पशु जगत में भेज दिया। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, मैंने उसे वापस मेरे जानवर के थैले में भेज दिया। वह पागल सांप तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा। दक्ष ने आह भरते हुए कहा। सम्राट लुदक्ष को उस सांप को बाहर लाने के लिए मजबूर करना चाहता था ताकि वह उस जानवर को मार सके, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया। वह जानता था कि दक्ष में भागने की क्षमता थी, उसे यहाँ शांत रहना था। अगर उसने दक्ष को परेशान किया तो वह आदमी शायद भाग जाएगा। चाहे कुछ भी हो, उसे 1 महीने तक यहाँ रखना था। जहाँ तक सांप का सवाल है, वह उस कमीने से बाद में भी निपट सकता है। ठीक है, चूंकि यह एक तुच्छ जानवर है इसलिए मैं इससे लेकर कोई बड़ी बात नहीं करूंगा। भविष्य में अपने इस पागल जानवर को नियंत्रण में रखना, सम्राट ने कहा और उसके चेहरे के भाव सामान्य हो गए। यहाँ तक कि उसके मंत्री भी हैरान थे कि सम्राट इतनी जल्दी कैसे शांत हो गया। उन्होंने इसका श्रेय उसे दक्ष की परवाह करने को दिया, लेकिन वे जानते थे कि इसका कारण कहीं ज्यादा गहरा था। मैं समझ गया ससुर जी, अब जब हमारा काम पूरा हो गया है तो क्या मैं मियो के साथ जा सकता हूँ? दक्ष ने पूछा। छोड़ो, कहाँ जाओ? छोड़ने का क्या मतलब है? तुम हमारा साम्राज्य क्यों छोड़ना चाहते हो? सब कुछ शांत हो गया है, हमारे साथ यहीं रहो। तुम नहीं जा सकते, मैंने पहले ही एक बेटा खो दिया है, मैं तुम्हें और अपनी बेटी को भी नहीं खोना चाहता, मैं तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दे सकता। सम्राट लू चौंक कर उठ खड़ा हुआ क्योंकि उसने दक्ष को जाने की बात करते सुना। उसका पूरा उद्देश्य दक्ष को पीछे रखना था, वह उस आदमी को कैसे जाने दे सकता था? असंभव। उसके अचानक भड़कने से दक्ष को और भी शक हुआ, आखिर यह आदमी क्या कर रहा था? अब वह इतना अजीब क्यों हो गया था? असल में वह क्या योजना बना रहा था? चिंता मत करो ससुर जी, मैंने शाही महल छोड़ने की बात नहीं की, मेरा मतलब था कि मैं इस कक्ष को छोड़ दूं ताकि मैं अपने शयन कक्ष में जा सकूं और मिंगू से बात कर सकूं। मुझे उसे समझाने और उससे बात करने के लिए बहुत सी बातें हैं, चिंता मत करो, मैं इतनी जल्दी नहीं जा रहा हूं। दक्ष ने घबराए हुए सम्राट से कहा, हो यही तो तुम्हारा मतलब था, जरूर जाओ और आराम करो। मैं आज रात एक दावत का आयोजन करूंगा ताकि सब कुछ सामान्य हो जाए और तुमसे माफी भी मांग, कृपया उसका इंतजार करो, सम्राट ने कहा और दक्ष के स्पष्टीकरण पर राहत की सांस ली। उससे ये भी एहसास हुआ कि उसने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया की थी। सौभाग्य से दक्ष संदिग्ध नहीं लग रहा था, कम से कम उसने तो यही सोचा। दक्ष ने मिंगू की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, क्या हम चले? मिंगू ने अपना जट जैसा चिकना हाथ उसके हाथों में रख दिया और सिर हिलाया। पीछे मुड़कर वे दोनों कमरे से बाहर चले गए। तुम्हें क्या लगता है वह क्या योजना बना रहा है? दक्ष और मिंगू लॉन कॉरिडोर में टहल रहे थे, तभी जून उनके सामने आए और उनसे एक सवाल पूछा, तो वह स्नैक और मैं ही नहीं है जिन्हें यह एहसास हुआ, यह अच्छी बात है। दक्ष ने अपने विचारों के माध्यम से जू को उत्तर दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मिंगू को पता चले, केवल एक मूर्ख ही इस पर ध्यान नहीं देगा या कोई ऐसा व्यक्ति जो पारिवारिक प्रेम में अंधा हो गया हो। जून ने उत्तर दिया और उसने मिंग की ओर धीरे से देखा ताकि यह संकेत दे सके कि वह उसके बारे में बात कर रही थी। मिंगू मूर्ख नहीं थी, बात बस इतनी थी कि उसके पारिवारिक स्नेह ने उसे कभी कभी अंधा बना दिया था। तो तुम्हें क्या लगता है वह क्या योजना बना रहा है? जुन ने फिर पूछा। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? साथ ही मैं 3 महीने पूरे होने से पहले भविष्य नहीं देख सकता, इसलिए मैं केवल अनुमान ही लगा सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि वह मेरे खिलाफ कुछ साजिश रच रहा है। जिस तरह से उसने मुझे आसानी से माफ कर दिया वह सच नहीं था। उसने मेरे लिए किसी सजा की बात भी नहीं की और नहीं मुझे डांटा, इसलिए उसने निश्चित रूप से मुझे माफ नहीं किया है। अभी भी एक संभावना थी कि उसने अपने परिवार के प्रति प्रेम के
कारण ऐसा किया हो, लेकिन जब सांप सम्राट इतना क्रोधित था तो उसे सिर्फ इसलिए माफ कर देना क्योंकि मैंने ऐसा करने के लिए कहा था। इससे मुझे यकीन हो गया वह मेरे खिलाफ कुछ योजना बना रहा है। दक्ष गार्डों से भरे गलियारे से गुजरा जिन्होंने उसे सम्मान के साथ अभिवादन किया और पिछली बार उसकी क्षमता को देखकर थोड़ा डर भी महसूस किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने उन पर ध्यान नहीं दिया या कोई जवाब नहीं दिया। वह जून से बात करने में ज्यादा डूबा हुआ था। मैंने भी यही सोचा था, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये यहाँ रहने से बेहतर है। जून ने कहा, कहाँ छोड़ो? दक्ष ने प्रसन्नता पूर्वक पूछा। मजा अभी शुरू हुआ है, मुझे उसे थोड़ा जानने दो, अभी भी कुछ समय है। उसने सुझाव को पूरी तरह से खारिज करने से पहले कहा, ये सुझाव ऐसा कुछ नहीं था जिसे उसने मानने की योजना बनाई थी, क्योंकि उसके पास अपनी खुद की योजना थी। अब जब उसे अपनी कमियों का एहसास हो चुका था और वह स्पष्ट सोच रखता था तो उसे पता था कि समस्याओं पर इतनी तेजी से प्रतिक्रिया करना कभी भी समाधान नहीं था, खासकर तब जब वह अधिकांश चीजों के बारे में जानता ही ना हो। सबसे पहले उसे स्पष्ट रूप से सोचने और योजना को समझने की आवश्यकता थी किसी भी स्थिति में। अब जब उसे पता था कि क्या होने वाला है तो उसके पास पहले से ही खुद को सुरक्षित रखने के तरीके थे। पहली बात तो ये कि उसने पिछली बार वही गलती न करने का फैसला किया था, उसे मिंग्यू को ज्यादातर में अपने साथ रखना था ताकि कोई उसे अपराध के लिए ना फंसा सके। दूसरी बात ये कि उसे जहर दिए जाने से बचना था। सम्राट ने आज रात एक दावत का आयोजन किया था और इस बात की पूरी संभावना थी कि उसे जहर दे दिया जाएगा। इस मामले में वह ये भी दावा कर सकता है कि उसे जहर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक नया बलि का बकरा बनाकर वह अपने परिवार का समर्थन बनाए रखते हुए दक्ष की हत्या से बच सकता था, इसलिए उसने जहर के खिलाफ सावधानी बरतने का भी फैसला किया था। उसने ऐसी कई बातें सोची थी क्योंकि वह मिंगू को अपने साथ ले जाना चाहता था और उसे खुशी खुशी लाने के लिए उसे यह साबित करना था कि यहाँ उसकी जान को खतरा है। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। मिंगू और दक्ष अपने कमरे में पहुंचे। दरवाजा इस बार चरमराहट की आवाज कर रहा था, पहले की तरह नहीं, किसी कारण से जिससे सन्नाटा टूट गया। कमरे में प्रवेश करते ही दक्ष बिस्तर पर बैठ गया। मिंगू बैठने के बजाय उसके सामने खड़ी होकर नीचे की ओर देखने लगी। मैंने जो किया उसके लिए मुझे खेद है। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, लेकिन ये सब है इसलिए ना तो तुम्हें और नहीं मेरे भाई को कोई नुकसान हुआ, क्योंकि मेरा मानना था कि आप दोनों निर्दोष थे। जैसे ही दक्ष बोलने वाला था मिंगू ने बोलना शुरू कर दिया। उसने बिना पूछे ही समझाना शुरू कर दिया। अब जब मुझे पता चल गया है कि वह गलत है तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी, लेकिन फिर भी मैं अपने भाई की मौत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे जीवित भेजने के लिए धन्यवाद, उसने दक्ष से कहा। उसे और उसके गंभीर भावों को देखते हुए दक्ष ने गहरी सांस ली। उसने एक बार फिर कुछ बेवकूफी करने का फैसला किया क्योंकि वह उसे अंधेरे में नहीं रखना चाहता था। तुम्हारा भाई मर चुका है, मैंने उसे कहीं नहीं भेजा। मैंने तुम्हारे माता पिता से भी झूठ बोला, लेकिन मुझे लगता है कि अभी सच बताना ही बेहतर विकल्प है। मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखूंगा, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। मैंने तुम्हारे पिता को जो बताया वह आधा सच था। मैं अपने नए कानून की वजह से भविष्य देख पाया, जो मुझे कभी कभार भविष्य देखने की अनुमति देता है। जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने वह भविष्य देखा और मैंने जल्दबाजी में काम किया। जब तक वह जीवित थे वह भविष्य कभी भी हो सकता था। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कोई नुकसान होते हुए नहीं देख सकता। मैं कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ सकता था जिससे तुम्हें कोई नुकसान हो, इसलिए मैंने उसे बाहर निकाल दिया। बिना कुछ छिपाए उसने सब कुछ बता दिया, जिससे मिंगू दंग रह गई, जो सोच रही थी कि उसका भाई जीवित है। अब जब उसे पता चल गया कि वह मर चुका है तो उसे नहीं पता था कि उसे अब क्या महसूस होगा। उसे पता था कि उसे गुस्सा होना चाहिए, उसका भाई मारा गया, वह भाई जिसने इतने सालों तक उसकी देखभाल की, वह भाई जो उसका परिवार था। लेकिन ये भी सच था कि उसके भाई ने षड्यंत्र करके दक्ष को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, इसलिए वह उसे दोष नहीं दे सकती थी। उसके दिल में थोड़ी सी उदासी थी, लेकिन यह उतनी नहीं थी जितनी उसे लग रही थी। वह दक्ष के इस काम के लिए नाराज नहीं थी। एक और बात जानना चाहती हो? दक्ष ने मिंगू को उसकी हैरानी से बाहर निकालते हुए कहा। एक और बात? मिंगू ने पूछा। तुम्हारा भाई तो मेरे मरने से पहले ही मर चुका था, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। क्या तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हारे मरने से पहले ही वह मर चुका था? उसने आश्चर्य से पूछा। मेरा मतलब है वह सामान्य नहीं था। तुम सही कह रही थी कि उसे मार दिया गया, उसे वास्तव में पेजेन ने मारा था, दक्ष ने मिंगू को बताया। हम तुम्हारा मतलब है कि वह कोई प्रतिरूप था जिसे मैंने यहाँ अपने भाई के रूप में देखा था? ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। वह वही भाई था जिसे तुम जानते थे, लेकिन वह जीवित नहीं था। वह एक लाश की तरह था जिसे फिर से जीवित कर दिया गया था। वह कोई दर्द महसूस नहीं कर सकता था और उसके शरीर के अंदर खून भी नहीं था। मुझे लगता है कि किसी ने उसे जीवित करने के लिए कोई डार्क मेथड का इस्तेमाल किया था, दक्ष ने मिंग्यू से कहा, क्योंकि उसे वह दिन याद था जब उसने ली वान को मार दिया था। उसे उस आदमी को मारने की याद आ गई, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि वहां खून नहीं था। उस समय उसे इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन बहुत समय बाद उसे याद आया कि उसने ऐसी चीजों के बारे में एक
एक किताब में पढ़ा था। ये खेती के बारे में एक मिथक की तरह था, लेकिन ये समझ में आता था जब उसे यह याद आया तो वह लवान को मारने के लिए तय बिना नहीं रह सका। अगर उसने उस आदमी को जिंदा रखा होता तो शायद उसे कुछ जवाब मिल पाते। जो भी व्यक्ति उसे लिफ्ट में लाया था वह संभवतः उसका इस्तेमाल करने वाला ही था। दुर्भाग्य से अब जब वह मर चुका था तो सभी सुराग भी खो गए थे। मेरा भाई मर गया था, किसी ने उसे जीवित कर दिया। इस खुलासे से मिंगू को झटका लगा था, उसका मुंह अभी भी थोड़ा खुला हुआ था। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? दक्ष ने पूछा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या उसके मन में संदेह के साथ साथ सदमा भी था। मिंगू ने जवाब में अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया और वह आगे बढ़कर उसके पास बैठ गई। नहीं, ऐसा नहीं है, ये समझ में आता है क्योंकि मुझे याद है कि वह मर चुका था तो किसी ने निश्चित रूप से उसे वापस जीवित किया। लेकिन क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मृत्यु के कारण किसी का उसके जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण था? मैं हमेशा उलझन में थी कि वह आपकी दृष्टि के अनुसार मुझे क्यों मारने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर ऐसा है तो ये समझ में आता है। उसने उससे कहा, ये सही है, मुझे भी यह बात बहुत बाद में पता चली, लेकिन मेरा मानना है कि कोई और व्यक्ति यह योजना बना रहा था। वह व्यक्ति किसी कारण से तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे भाई का इस्तेमाल कर रहा था। शायद मुझे तुम्हारे पास देखकर उसकी तुम्हें मारने की योजना खराब हो गई थी, इसलिए उसने पहले मुझे मारने की कोशिश की, दक्ष ने समझाया। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने वास्तव में उसे नहीं मारा, मैंने उसकी आत्मा को गुलाम होने के इस दयनीय अस्तित्व से मुक्त किया जिसे अंततः अपनी ही बहन को मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। कम से कम अब उसकी आत्मा पुनर्जन्म चक्र में जा सकती है। इस बार उसने झूठ नहीं बोला और